हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपको मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर से हम पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आने वाले रिजल्ट्स पे बेस्ड सवालों की सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे और अपनी सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे सर कि ये सवाल एनसीईआरटी का एक ऐसा सवाल है जो कि ऑलरेडी एक बार बोर्ड एग्जाम में साल 2018 में पूछा जा चुका है, यानी कि ये सवाल अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आया सर तो कई तरीके से पूछा जा सकता है। ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्मेट में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है सर। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी द साइड बीसी इज ट्राइसेक्टेड एट डी, प्रूव दैट 9ad स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab स्क्वायर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की सर्जरी पे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर तो फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है, फिगर के बिना भी पूछा जा सकता है। अगर फिगर के साथ पूछा जाता है तो उस केस में सवाल की एनालिसिस कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी सर। और जब यह सवाल 2018 में बोर्ड एग्जाम में आया था तो फिगर के साथ ही पूछा गया था, तो हो सकता है अगली बार जब यह सवाल बोर्ड एग्जाम में आए तो बिना फिगर के आपसे पूछ ले। तो इस टाइप की सिचुएशन में सवाल के लैंग्वेज की मदद से फिगर तक कैसे पहुंचना है, सबसे पहले इसे सीख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि सवाल के अंदर एक ट्रायंगल पे चर्चा हो रही है, यानी कि हमें एक ट्रायंगल बनाने की जरूरत है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करने की जरूरत है। अब मुद्दा यह है सर कि हम जो ट्रायंगल बनाएंगे क्या वो रैंडमली कैसा भी ट्रायंगल हो सकता है या फिर कोई स्पेशल ट्रायंगल होगा। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि हम जो ट्रायंगल बनाने वाले हैं वो एक स्पेशल ट्रायंगल होगा, वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो सबसे पहले फटाफट तरीके से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली मैंने अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है सर। बहुत दिनों बाद मतलब इतना अच्छा ट्रायंगल बना है, ठीक है। अब देखो यहां पे सर, अब बारी आती है ट्रायंगल के नामकरण की। तो ट्रायंगल के परिवार वालों ने ऑलरेडी ट्रायंगल का नाम रख दिया है ट्रायंगल एबीसी। तो अब मुद्दा यह है सर कि मेरे ट्रायंगल के वर्टिसेस के प्लेसमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, या फिर हम अपने ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स को ए, किसी भी वर्टेक्स को बी, किसी भी वर्टेक्स को सी बोल सकते हैं। तो सवाल पढ़ के बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि वर्टिसेस के प्लेसमेंट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी वर्टेक्स को ए बोल दो, किसी को भी बी बोल दो, किसी को भी सी बोल दो। तो मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं इस वाले ट्रायंगल के वर्टेक्स को ए बोल देता हूं, इस वाले वर्टेक्स को बी बोल देता हूं, इस वाले वर्टेक्स को सी बोल देता हूं सर। तो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी हमारे सामने है। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या चर्चा चल रही है, बड़े ध्यान से समझना क्योंकि अब चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए बोला जा रहा है सर कि द साइड बीसी इज ट्राइसेक्टेड एट डी। तो समझिएगा क्या बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आपके ट्रायंगल का जो साइड बीसी है इसको 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आपको बोला जा रहा है कि आपके ट्रायंगल का जो साइड बीसी है इसको 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो यह बात यहां पे कर लेते हैं सर, ये काम यहां पे कर लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो इस बीसी को मुझे 3 इक्वल हिस्सों में, 3 बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। तो यहां पे समझ में आ रहा है सर कि कुछ इस तरीके से करने के बाद मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि बीसी के 3 बराबर हिस्से मुझे दिख रहे हैं। अब यहां पे आपको समझ में आ रहा है सर कि हिस्से बनाने के बाद यहां पे ये पॉइंट्स आ जा रहे हैं। तो इन पॉइंट्स का कोई नामकरण करना है क्या। तो सवाल ने बता दिया है सर कि आपको यहां पे ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट को पॉइंट डी बोलना है। अब बहुत कंफ्यूजन वाली बात है सर, ट्राइसेक्शन के लिए बस एक ही पॉइंट दिया है जबकि मुझे यहां पे 2 की जरूरत है सर। क्या करेंगे, अब यहां जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बड़े ध्यान से समझना। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, फिगर में ट्राइसेक्शन को ऑब्जर्व करवाने के लिए मैंने यहां पे आपको डिवीजन करके दिखाया कि भैया मुझे इस वाली लाइन सेगमेंट को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। तो इसी वजह से हमने इस तरीके से यहां पे डिवीजन किया कि मुझे 3 बराबर हिस्से दिख रहे हैं।
तो कभी भी ऐसा सवाल होता है जहां पे किसी लाइन सेगमेंट के ट्राइसेक्शन पे बात होती है और ट्राइसेक्शन बताने के लिए आपको एक पॉइंट दिया जाता है, तो याद रखिएगा सवाल आपको इस टाइप के सिचुएशन में मेनली यह कहना चाह रहा है कि ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट को डालने के बाद जो आपको हिस्सा मिल रहा है वो हिस्सा पूरे का 1/3 है। क्या मैंने कहा, समझिएगा बात को। कभी भी ऐसा सवाल आपको मिलता है सवाल के लैंग्वेज में जहां पे किसी लाइन सेगमेंट की ट्राइसेक्शन की बात होती है और ट्राइसेक्शन बताने के लिए आपको बस एक पॉइंट दिया जाता है, जैसे कि यहां पे दिया गया है सर। तो यहां पे याद रखिएगा इस टाइप के सिचुएशन में कि सवाल आपको इनडायरेक्टली बस इतना बताना चाहता है कि ट्राइसेक्शन वाले उस पॉइंट को डालने के बाद जो छोटा सा मुझे हिस्सा मिलेगा वो हिस्सा पूरे का 1/3 होगा, पूरे का 1/3 होगा। तो देखो इस बात को कैसे फिगर में रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुल मिला के अगर मैं चाहूं सर तो अपने पॉइंट डी को यहां पे भी मान सकता हूं और अगर मैं चाहूं तो यहां पे भी मान सकता हूं। तो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप पॉइंट डी को कहां मानना चाहते हो। मान लो बिल्कुल रैंडमली मैं पॉइंट डी को यहां पे मान लेता हूं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि सवाल ये ट्राइसेक्शन वाली बात बोल के ये बताना चाहता है इनडायरेक्टली कि उस ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट को मार्क करने के बाद जो आपको छोटा सा हिस्सा मिल रहा है वो हिस्सा पूरे का 1/3 है, पूरे का 1/3 है। अब खुद सोच के बताओ यहां पे कि ये हिस्सा पूरे का 1/3 है, पूरे का 1/3 है। ये बताने के लिए क्या मुझे इस वाले पॉइंट की जरूरत है? कोई कहोगे कोई जरूरत नहीं है। ये हमने क्यों किया था? इसलिए किया था ताकि 3 बराबर हिस्सों को अच्छे तरीके से ज्योमेट्रिकली खोज पाएं। ऐसा जरूरी नहीं है सर यहां पे कि आपको इस वाले पॉइंट का भी नाम देना जरूरी है। आप यहां पे बिना इस पॉइंट का नाम दिए भी ट्राइसेक्शन की बात कर सकते हो बड़ी आसानी से, क्योंकि मुझे क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है कि ये बताने के लिए कि ये वाला हिस्सा पूरे का 1/3 है, मुझे इस पॉइंट की कोई भी जरूरत नहीं है सर। मुझे इस वाले पॉइंट की कोई भी यहां पे जरूरत नहीं है सर। यह मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है। यानी कि अगर आप इस तरफ भी इसी काम को करते, अगर आप इस तरफ भी इसी काम को करते तो अगेन बोल सकते थे कि ये जो हिस्सा है ये पूरे का क्या है सर? 1/3 है। तो अगेन क्या आपको ये चीज बताने के लिए, ट्रांसैक्शन बताने के लिए इस एक्स्ट्रा पॉइंट की जरूरत पड़ेगी क्या? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सर। ये हमने क्यों माना था? ये हमने डिवीजन करके इसलिए देखा था कि ज्योमेट्रिकली सही तरीके से अपने फिगर में ट्राइसेक्शन की कहानी शो कर पाए सर। इतना समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए सर। तो कुल मिला के ये जो ट्राइसेक्शन वाली बात बोली जा रही है सर, इसको यहां पे हमने बड़ी आसानी से रिप्रेजेंट कर लिया है। तो अब मेरे दिमाग में है कि ये जो हिस्सा है ये पूरे का क्या है सर? 1/3 है। यानी कि यहां पे मैं इस तरीके से इंडिकेट कर सकता हूं कि मेरा जो BD होगा सर ये क्या होगा? पूरे का, यानी कि BC का 1/3 होगा। इसको मैंने यहां पे इंडिकेट करके रख लिया है नीचे सर, ताकि एनालिसिस के समय आसानी रहे। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब देखो, तो सवाल जो यहां पे बोल रहा था वो हमने फिगर में कर लिया। तो क्या मेरा फिगर कंप्लीट हो गया है सर या फिर कुछ और करना बाकी है? तो मैंने आपको हमेशा बताया है सर कि फिगर बनाने के बाद हमेशा ये चेक करिए कि प्रूफ डैट में जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स आपके फिगर में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। जब तक सारे के सारे प्रूफ डैट के पार्ट्स आपको अपने फिगर में नहीं दिखते तब तक आपका फिगर कंप्लीट नहीं होता। चेक करिए सर। तो ए भी होना चाहिए सर। ए भी दिख रहा है बिना किसी दिक्कत के। सर एडी भी होना चाहिए। क्या आपको अभी फिलहाल अपने फिगर में एडी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कब दिखेगा सर? ए और डी को ज्वाइन कर लोगे तब दिखेगा। ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहां पे ए और डी को ज्वाइन भी कर लिया सर। अब जाके कह सकता हूं कि मेरा फिगर कंप्लीट हो गया है। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो अब हम अपने कंप्लीट फिगर पे पहुंच चुके हैं सर। तो यहां पे अब बुक का फिगर देख लेते हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे होगे बिल्कुल सेम टाइप का फिगर आपके आंखों के सामने है। तो ये वाली बात यहां पे भी लिख देते हैं कि BD क्या है सर? BC का 1/3 है सर। क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? अब देखो आगे एनालिसिस में चलते हैं। तो फिगर बन के तैयार हो गया है सर। अब प्रूफ डैट की बात कर लेते हैं। तो हमें ये वाली चीज प्रूफ करनी है। तो प्रूफ डैट में जो भी टर्म्स हैं उनको पहले फिगर में हाईलाइट करके देखते हैं। तो प्रूफ डैट में AD है सर, ये रहा AD। इसके अलावा प्रूफ डैट में AB है सर, ये रहा AB। तो हाईलाइट करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है सर
कि मुझे कुछ ऐसा प्रूफ करना है जहां पे ट्रायंगल के पार्ट स्क्वायर के टर्म में आ रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने कोई ऐसा रिजल्ट पढ़ा है क्या जहां पे मेरे रिजल्ट में ट्रायंगल के पार्ट स्क्वायर के टर्म में दिखते हैं, तुरंत कहोगे सर हमने रिसेंटली बहुत सारे ऐसे रिजल्ट पढ़े हैं जहां पे मेरे रिजल्ट में ट्रायंगल के पार्ट्स मुझे स्क्वायर के टर्म में दिखते हैं। कौन कौन से रिजल्ट पढ़े हैं सर? तो इस टाइप के रिजल्ट में हमने पाइथागोरस पढ़ा है सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट पढ़ा है सर ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट पढ़ा है सर साइड मीडियन वाले भी 2 रिजल्ट पढ़े हैं। अब मुद्दा यह है कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अगर इनमें से एक कंसेप्ट काम करेगा तो वो एक कंसेप्ट क्या होगा, और अगर मल्टीपल कंसेप्ट लगेंगे तो वो मल्टीपल कंसेप्ट क्या होंगे। अब इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो हर बार मैंने आपको बताया है कि इस टाइप के सिचुएशन में पाइथागोरस डैडी होता है, यूनिवर्सल होता है, हर जगह काम करेगा ही करेगा इस टाइप की सिचुएशन में। यानी कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन मिलती है जहां पे मेरे रिजल्ट में, मेरे प्रूफ डैट में मुझे ट्रायंगल के पार्ट स्क्वायर के टर्म में दिखते हैं सर, पाइथागोरस हमेशा हाथ खड़ा करके कहेगा मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो ये तो यूनिवर्सल है सर, ये तो काम करेगा ही करेगा, गारंटेड। तो सबसे पहले पाइथागोरस से ही दिमाग लगा के देखते हैं सर। तो यहां पे पाइथागोरस से सोचना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए सर? तुरंत कहोगे कि पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए सर। क्या आपको अपने फिगर में अभी फिलहाल राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? कहोगे सर नहीं दिख रहा है। यानी कि आपको यह समझ में आ गया है सर कि मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस लगाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, जो कि अभी फिलहाल फिगर में मुझे नहीं दिख रहा है। यानी कि मुझे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करके राइट एंगल ट्रायंगल लाना पड़ेगा, तभी जाके पाइथागोरस की बात हो पाएगी। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो मुझे कंस्ट्रक्शन करके राइट एंगल ट्रायंगल लाना पड़ेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर कि कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना होता है तो हम क्या सोचते हैं? तो कहोगे सर कि कभी भी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना होता है तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद अगर मैं अपने एग्जिस्टिंग फिगर में परपेंडिकुलर को सही तरीके से सही जगह पे ड्रॉप कर देता हूं सर, तो मुझे बकायदा अपना राइट एंगल ट्रायंगल दिखने लगता है। ये हम बहुत अच्छे से रूल जानते हैं कि कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन से अगर मुझे राइट एंगल ट्रायंगल लाना है तो लाने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग फिगर में सही तरीके से सही जगह पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, आपको अपना राइट एंगल ट्रायंगल अपने आप दिखने लगेगा सर। क्लियर है? यानी कि मुझे समझ में आ चुका है कि यहां पे मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की जरूरत है। मुद्दा यह है सर कि कहां ड्रॉप करें, कैसे ड्रॉप करें, किस तरीके से ड्रॉप करें, इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। अगेन ध्यान सुनिएगा। तो यहां पे अगर मैं अपने प्रूफ डैट को देखूं सर, तो दोनों के दोनों क्या है? स्क्वायर वाले टर्म है। अब चूंकि मेरे प्रूफ डैट के दोनों ही स्क्वायर वाले टर्म है सर, तो ये टर्म कैसे आए हैं? पाइथागोरस अप्लाई होने के बाद आए हैं। तो इससे यह क्लियर होता है कि जरूर मेरा जो राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा, उस राइट एंगल ट्रायंगल में साइड के तौर पे इनका इस्तेमाल हुआ होगा, तभी जाके इस तरीके से मेरा प्रूफ डैट क्रिएट हुआ होगा। अब बहुत अच्छे से ये क्लियर हो रहा है सर कि जरूर मेरे जो भी राइट एंगल ट्रायंगल सिलेक्ट होंगे उसमें साइड के तौर पे इनका इस्तेमाल हुआ होगा, तभी पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में लगाने के बाद ये वाला रिजल्ट आया होगा। ये मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर। तो ये जो AD और AB है सर, ये साइड के तौर पे मेरे राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे दिखने चाहिए। ये AD और AB साइड के तौर पे मुझे अपने राइट एंगल ट्रायंगल में फिगर में दिखने चाहिए सर। अब समझिएगा, तो यहां पे मैंने आपको यह बात भी हमेशा बताई है कि कभी भी अगर आप कुछ चीजों को साइड के तौर पे राइट एंगल ट्रायंगल में फिट करने की कोशिश करते हो, तो आप हमेशा यह ट्राई करते हो कि कम से कम राइट एंगल ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा पार्ट साइड के तौर पे फिट हो जाए। मैंने आपको समझाया है सर, कभी भी अगर आप इस सिचुएशन के हिसाब से राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढते हो तो आप ये कोशिश करते हो कि आपके जो प्रूफ डैट के पार्ट्स हैं वो साइड के तौर पे कम से कम राइट एंगल ट्रायंगल में फिट बैठ जाए। अब दिमाग लगाते हैं, ध्यान से सुनना। तो कुल मिला के मुझे दिख रहा है सर कि प्रूफ डैट में यही 2 पार्ट्स हैं, AD और AB। तो अगर मैं आपसे पूछूं सर
कि कम से कम कितना राइट एंगल ट्रायंगल लगेगा जहां पे साइड के तौर पे दोनों फिट आ जाए। तो कहोगे सर कम से कम मिनिमम एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ लेता हूं जहां पे साइड के तौर पे मुझे दोनों के दोनों दिख जाएं तो मेरा काम हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ज्यादा से ज्यादा कितने राइट एंगल ट्रायंगल लगेंगे जहां पे साइड के तौर पे आप इनको फिट कर पाए, तो कहोगे सर कि ज्यादा से ज्यादा मुझे दिख रहा है सर कि दो चीजें हैं, यानी कि दो राइट एंगल ट्रायंगल लगेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड के तौर पे ये फिट आ जाए, दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में साइड के तौर पे ये फिट आ जाए। यानी कि हम जो सोच रहे हैं सर उसके हिसाब से या तो एक राइट एंगल ट्रायंगल से काम हो जाएगा या तो मुझे दो राइट एंगल ट्रायंगल लगेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मिनिमम के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सोचेंगे। तो ये जो पार्ट्स है सर जिन पे चर्चा हो रही है प्रूफ डैट में, ये ऑलरेडी मेरे फिगर में हाईलाइटेड है। तो यहां पे क्या मैं एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूं जहां पे मेरे राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स के तौर पे दोनों का एक साथ इस्तेमाल हो जाए। तो कहोगे सर कि मुझे ट्रायंगल तो मिल रहा है सर, कहोगे मुझे एक ऐसा ट्रायंगल मिल रहा है सर जहां पे मेरे ट्रायंगल के तीन साइड में से दो साइड के तौर पे इनका इस्तेमाल दिख रहा है, लेकिन मेरा ये जो ट्रायंगल मिल रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। और जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तब तक काम नहीं हो पाएगा सर। यानी अब ये कंफर्म है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में इनको फिट करके काम नहीं किया जा सकता है, मुझे दो राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी सर, ये हम कंफर्म है। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड के तौर पे मुझे एडी दिखेगा, अगेन दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे साइड के तौर पे ए बी दिखेगा। क्लियर है? और राइट एंगल ट्रायंगल लाने के लिए करना क्या है सर, तो मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ये भी मुझे समझ में आ गया है। अब देखो यहां पे सिचुएशन के हिसाब से अब मुद्दा ये आता है कि एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करके काम हो जाएगा या एक से ज्यादा परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पड़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब मुद्दा यह आता है सर कि दो राइट एंगल ट्रायंगल लगेंगे, चलो ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्शन करके, क्या कंस्ट्रक्शन करके, परपेंडिकुलर का कंस्ट्रक्शन करके लाना पड़ेगा। तो क्या एक ही परपेंडिकुलर के ड्रॉप करने से काम हो जाएगा या फिर एक से ज्यादा परपेंडिकुलर को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यहां पे जब फिगर को ऑब्जर्व करोगे सर, तो जो हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप मल्टीपल परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर सकते हो। आप चाहो सर तो यहां पे मान लो इस तरीके से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो आपको दिख रहा है कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट हुआ है उसमें साइड के तौर पे ए बी का इस्तेमाल हो रहा है। अगेन आपको यहां पे दिख रहा है सर कि अगर आप अगेन यहां से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हो सर, तो इस सिचुएशन में ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है इसमें साइड के तौर पे एडी का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे ये दोनों अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल में साइड के तौर पे कंस्ट्रक्शन करने के बाद दिखने चाहिए, वो तो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है। लेकिन खुद सोचिए कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन के लिए सोचता हूं तो मैं यही कोशिश करूंगा ना कि कम से कम कंस्ट्रक्शन करके ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। बात समझ रहे हो मेरी? कभी भी अगर एक फिगर में कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ती है तो हम क्या कोशिश करते हैं? हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम, मिनिमम से मिनिमम कंस्ट्रक्शन करके ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम काम हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा ना सोचोगे तब तो किसी भी सवाल को प्रूव करने के लिए मैं 50 कंस्ट्रक्शन कर दूं, एक बार में सवाल बन जाएगा। समझ रहे बात को? अगर यहां पे कंस्ट्रक्शन पे लिमिट नहीं होती सर, तब तो आप दुनिया के किसी भी सवाल को अपनी मर्जी से कोई भी कंस्ट्रक्शन करके सॉल्व कर दो। ऐसा नहीं होता है ना। हमारी कोशिश क्या रहती है? कोशिश ये रहती है कि कम से कम कंस्ट्रक्शन करके सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहां पे इसी वजह से मैं ये दिमाग लगाने की कोशिश करूंगा कि क्या एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से मुझे दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएंगे जहां पे मेरे राइट एंगल ट्रायंगल्स में साइड के तौर पे दोनों मुझे दिख जाए सर यहां पे? तो कहोगे बिल्कुल दिमाग चला पा रहे। अगर मैं अपने ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से इस वाले साइड पे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर देता हूं सर, तो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही यहां पे मैंने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप किया तो इसी एक परपेंडिकुलर से मुझे बड़ी आसानी से यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से दिख रहे हैं कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल्स में साइड के तौर पे इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो कौन से ऐसे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं जहां पे साइड के तौर पे इनका इस्तेमाल हो रहा है? तो अगर मैं मार्क करूं सर तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक तो ये
रेड वाला बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख रहा है जहां पे साइड के तौर पे AB का इस्तेमाल हो रहा है, और इसके अलावा एक ये पर्पल वाला छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है जहां पे साइड के तौर पे AD का इस्तेमाल हो रहा है सर। तो हमारे जो दो टारगेट राइट एंगल ट्रायंगल्स मुझे चाहिए थे वो मुझे मिल चुके हैं सर। अब समझ में आ चुका है कि इन्हीं दो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस जैसे ही लगाएंगे सर तो पाइथागोरस के दो रिजल्ट निकल के आएंगे। और अगेन अपने एक्सपीरियंस से हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि अगर सॉल्यूशन के दौरान मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं तो चांसेस यही होते हैं कि वो मल्टीपल रिजल्ट्स कंबाइन होंगे और एक फाइनल रिजल्ट आएगा जिसकी मदद से मेरे प्रूफ डेट का काम कंप्लीट होता है। तो अब ये क्लियर है कि इन दो राइट एंगल ट्रायंगल से जो दो पाइथागोरस के रिजल्ट आएंगे वो सही तरीके से कंबाइन होंगे और मेरा फाइनल प्रूफ डेट अटेन हो जाएगा सर। फटाफट लगा लेते हैं यहां पे पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले लाल वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं सर। तो अगर मैं रेड वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मैं तुरंत यहां पे लिख लूंगा सर AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, तो AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर हो जाएगा। ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने पर्पल वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाता हूं, तो पर्पल वाले में लगाएंगे तो लिख लेंगे सर AD स्क्वायर बराबर यहां पे क्या हो जाएगा सर, AE स्क्वायर प्लस आपका DE स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब मुद्दा यह है सर कि इन रिजल्ट्स को कंबाइन कैसे किया जाए जिससे मेरा फाइनल प्रूफ डेट का काम कंप्लीट हो जाए। तो दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इन रिजल्ट्स को अपने प्रूफ डेट से मैच करके ये देखते हैं कि क्या काम का है क्या काम का नहीं है। तो सर AD AB काम का है, तो अगर मैच किया जाए तो मुझे AB यहां दिख रहा है, AD यहां दिख रहा है। यानी ये समझ में आ रहा है सर कि ये जो वो बच गया पूरा का पूरा ये कुछ भी मेरे काम का नहीं है। तो जो चीज काम की नहीं उसको क्या करोगे, हटाने की कोशिश करोगे। तो थोड़ी देर दिमाग लगा के बताओ कि इनको मैं कैसे कंबाइन करूं कि बेकाम की चीज हट जाए। तो कहोगे सर अगर मैं इनिशियल फेज में यहां पे दिमाग लगा रहा हूं तो यहां पे मैं एक बेकाम की चीज को बड़ी आसानी से अपने सब्सट्रैक्शन वाले कॉम्बिनेशन से हटा सकता हूं। मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है सर कि अगर मैं अपने दोनों रिजल्ट्स को घटा लूंगा तो ये जो A स्क्वायर दोनों जगह है ये कट के खत्म हो जाएगा। यानी कि चार बेकाम की चीजों में से दो बेकाम की चीज तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी सर। तो पहले ये कर लेते हैं। तो यहां पे क्या कर लेंगे सर, दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो कैसे कंबाइन करना है ये समझ में आ गया है। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा सर यहां पे AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर, राइट हैंड साइड में क्या होगा सब्सट्रैक्शन के बाद ये कैंसिल हो गया सर। यहां पे क्या बचा, देखो साइन चेंज हो जाता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है सर। तो यहां पे बचेगा BE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, BE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। तो ये मेरा कंबाइंड रिजल्ट आ रहा है। अब अपने कंबाइंड रिजल्ट को प्रूफ डेट से मैच करेंगे सर। तो दो काम की चीजें दिख रही हैं, अभी भी दो ऐसी बेकाम की चीजें बची हुई हैं। तो अब देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो इससे यह क्लियर हो रहा है सर कि पूरे के पूरे RHS में ये जो बेकाम की चीजें हैं या तो ये काट पीट के खत्म हो जाएंगी या फिर ये किसी तरीके से ऐसे बदलेंगी, ऐसे चेंज होंगी कि मेरी यही काम की चीजें AD AB रिप्लेस हो जाएंगी। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? मैंने बोला सर कि मुझे अपने कंबाइंड रिजल्ट में यह क्लियर हो रहा है कि पूरा का पूरा RHS ही बेकाम का है। तो या तो ये आपस में कट पीट के खत्म हो जाएगा और सिर्फ AB AD बचेगा, या फिर ये किसी ना किसी तरीके से रिप्लेस होगा। किससे रिप्लेस होगा? तो AB AD से ही रिप्लेस होगा, तभी जाके पूरी इक्वेशन AB AD के टर्म में आ जाएगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। तो यहां पे अब दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है सर, इस इक्वेशन की जो काम की चीजें हैं ये ऑलरेडी फिगर में ब्लैक कलर से हाईलाइटेड है। तो अब क्या करते हैं सर, ये जो RHS में बेकाम की चीजें हैं इनको एक दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। तो BE और DE बेकाम की चीजें हैं, इनको मान लो पर्पल कलर से हाईलाइट कर लेते हैं। तो सर मुझे यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है कि ये रहा BE, ये रहा DE, इनको हमने पर्पल कलर से हाईलाइट कर लिया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या थे सर? तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो इसको काट पीट के खत्म कर दो कि पूरा इक्वेशन AB AD के टर्म में आ जाए, या फिर इनको ऐसा रिप्लेस कर दो सर कि इनके बदले AB AD के टर्म्स में कुछ आ जाए।
तो दोनों ऑप्शन पे एक एक करके सोचते हैं। सबसे पहले वाला ऑप्शन सोचते हैं। तो सर बेकाम की चीजों को पर्पल कलर से हाईलाइट करने के बाद मुझे दिख रहा है सर कि ये इक्वल लेंथ तो है नहीं, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है सर इक्वल लेंथ तो है नहीं बेकाम की चीजें, तो काट पीट के तो खत्म नहीं की जा सकती हैं। यानी कि अब मेरे पास दूसरे ऑप्शन की ही चॉइस बची है। यानी कि मुझे अब यहां पे यह सोचना पड़ेगा कि क्या मैं कुछ दिमाग लगा के इनको ऐसा रिप्लेस कर सकता हूं कि इनके बदले ए बी ए डी के टर्म्स में कुछ आ जाए। अभी इस पे सोचेंगे। मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि मेरे ये जो बेकाम के पार्ट्स हैं ये बराबर लेंथ के तो है नहीं कि काट पीट के कहानी आप खत्म कर दोगे और पूरी इक्वेशन ए बी ए डी के टर्म्स में आ जाएगी। तो क्या चॉइस बचती है सर? दूसरी वाली चॉइस बचती है। यानी कि अब मुझे रिप्लेसमेंट के लिए सोचना पड़ेगा। यानी इनके बदले पूरे आरएचएस को कुछ ऐसा रिप्लेस कर देना है कि कहानी ए बी ए डी के टर्म्स में आ जाए, क्योंकि उसके बाद पूरा इक्वेशन ए बी ए डी के टर्म्स में चला जाएगा और हमें जो प्रूव करना है सर वो अटेन हो जाएगा। तो अब रिप्लेसमेंट के लिए सोचते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। तो यहां पे एक एक करके सोचना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो बीई के लिए सोचते हैं। तो ये रहा 20। तो यहां पे मैं ये दिमाग लगा रहा हूं कि बी का क्या किसी तरीके से रिप्लेसमेंट किया जा सकता है कि या तो बीई ए बी के टर्म्स में आ जाए, या तो बीई ए डी के टर्म्स में आ जाए, या तो बीई ए बी ए डी के कॉम्बिनेशन के टर्म्स में आ जाए। ये यहां पे दिमाग लगा रहे हैं। तो ध्यान से सुनो क्या ऑब्जर्व हो रहा है। तो मुझे यहां पे समझ में आ रहा है सर कि बीई को ए डी के टर्म्स में लाने के लिए सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बीई को ए बी के टर्म्स में लाना बहुत आसान दिख रहा है। क्यों सर? समझिएगा बात को। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड वाली प्रॉपर्टी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि कहती है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड बराबर होते हैं, यानी कि ए बी ए सी बी सी बराबर होंगे। अब अगेन हमने जो अपने फिगर में ये कंस्ट्रक्शन किया था जरूरत मुताबिक, ये कंस्ट्रक्शन आपको क्या दिख रहा है? तुरंत होगे सर कि ये जो हमने अपनी इक्विलैटरल ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन किया था, ये हमें अपनी इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक ऑल्टीट्यूड की तरह दिख रहा है। यानी कि कुल मिला के मुझे दिख रहा है सर कि मेरा ये कंस्ट्रक्शन एक्चुअली में मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक ऑल्टीट्यूड है, और हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में गंगाधर ही शक्तिमान है। यानी कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर कि ऑल्टीट्यूड को ही मीडियन भी बोल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं अपने इस ऑल्टीट्यूड को मीडियन भी बोल दूंगा, तो मीडियन की प्रॉपर्टी होती है जिस साइड पे गिरता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं सर कि ये पूरा का पूरा बीई और ये पूरा का पूरा सीई बराबर लेंथ का होगा। या फिर इसी बात को मैं ऐसा कह सकता हूं सर कि इस बीई को मैं बीसी के टर्म्स में लिख सकता हूं, क्योंकि बीई बीसी का आधा होगा। अगेन इसी तरीके से इस सी को बीसी के टर्म्स में लिख सकता हूं, क्योंकि सी बीसी का आधा होगा। अभी यहां पे सी से रिलेटेड कुछ नहीं करना है। किससे रिलेटेड करना है सर? बीई से रिलेटेड करना है। तो समझिएगा बात को, जवाब आपको मिल गया होगा कि सर ये जो बी है इसको मैं हाफ ऑफ बीसी बोल सकता हूं, और अल्टीमेटली चूंकि मुझे पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड बराबर होते हैं, यानी कि बीसी के बदले फिर ए बी डाल दूंगा, काम हो जाएगा। यानी कि फाइनली जो मैंने सोचा उसकी मदद से मैं बीई को चेंज करके ए बी के टर्म्स में कुछ ला सकता हूं। यह क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है। क्लियर है? तो बी का कैसे रिप्लेसमेंट होगा मुझे समझ में आ गया। अब इसी तरीके से डीई के रिप्लेसमेंट पे सोचते हैं। अगेन ध्यान दीजिएगा। तो ये छोटू से रहा डी सर। अब ध्यान से समझना क्या दिमाग आपको यहां पे लगता हुआ दिख रहा है। तो कहोगे सर अभी अभी हमने पूरे के पूरे बीई को बीसी के टर्म्स में लिखा, और यहां पे ये जो डीई है सर, इस डीई को मैं ऐसा बोल सकता हूं बीई माइनस बीडी बोल सकता हूं सर। डी क्या हो जाएगा? बीई माइनस बीडी हो जाएगा। अब देखो सर बीडी अपने गिवन डाटा से ऑलरेडी हमने बीसी के टर्म्स में लिख के रखा है, और अभी अभी हमने यह साबित कर दिया कि मेरा जो बी होगा यह भी बीसी के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो कुल मिला के सर आप डीई को बी माइनस बीडी बोल सकते हो, और ये दोनों टर्म्स बीसी के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड हैं। यानी अल्टीमेटली आपका डीई भी बीसी के टर्म्स में कुछ आ जाएगा, आपका डीई भी बीसी के टर्म्स में कुछ आ जाएगा, और फाइनली बीसी को आप ए बी से रिप्लेस कर सकते हो। यानी कि ये भी अल्टीमेटली ए बी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सर। तो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है समझ में आ चुका है।
अब यहां पे चीजों को लिखने में सहूलियत हो, इसी वजह से मैं यहां पे एक अननोन वेरिएबल में काम करूंगा, ध्यान से देखना। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड लेंथ a यूनिट्स है। तो जैसे ही मैं ये मानता हूं सर, अब देखो मैं क्या क्या बोल सकता हूं, यानी कि सर यहां से अगर मार्किंग हटा लें तो सर ये a यूनिट्स हो गया, सर ये भी a हो गया, और ये पूरा का पूरा भी क्या हो गया सर, a यूनिट्स हो गया। तो अभी जो हमने साबित किया उसके हिसाब से सर ये भी BC का आधा है, ये भी BC का आधा है। काम का कौन है, काम का ये है सर, तो ये BC का आधा, यानी BE को हमने जो माना है उसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, a/2 BC का आधा सर, ये लिख सकते हैं। ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अपने गिवन डेटा से BD को BC के टर्म्स में ऐसा एक्सप्रेस किया है, इसी को A के टर्म्स में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1/3a। तो खुद बताइए DE कितना आ रहा है, तो कह दोगे सर DE बराबर हो जाएगा BE माइनस BD। B को हमने कैसे लिखा, a/2 माइनस BD कितना आया है सर, तो गिवन डेटा से ये a/3 है सर, कितना है, a/3। तो इसको a के टर्म्स में हमने रिप्लेस कर लिया बड़ी आसानी से। अब ये जो हमने अननोन वेरिएबल के टर्म में किया उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करके चीजों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले B क्या है सर, a/2, तो B के बदले क्या लिख सकते हैं यहां पे, a/2 और इसका स्क्वायर माइनस D, तो D कितना है सर आपका, तो D है a/2 माइनस a/3। यहीं पे दिमाग में सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, a/6 आ जाएगा, यानी कि a/6 का स्क्वायर हो गया सर। क्लियर हो गया, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा a²/4 माइनस ये हो जाएगा a²/36। अब देखो एलसीएम लेके सॉल्व करने एक तरीका है, एक और ट्रिक वाला तरीका बताता हूं। कभी भी फ्रैक्शन सॉल्व करना होना, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तो अगर आपको चीजें आसान लग रही है ना तो डिनोमिनेटर सेम बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहां पे मैं चाहूं तो डिनोमिनेटर 36 बना सकता हूं, कैसे, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई कर लो। अब कैलकुलेशन बहुत आसान होगी सर, तो ये दिमाग आप भी अपने कैलकुलेशन में लगा सकते हैं। तो अब यहां पे बहुत सिंपल तरीके से मैं बोल दूंगा सर कि ये हो जाएगा 8a² डिवाइडेड बाय 36। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 2 8, 4 9 36, यानी कि ये आ गया सर 2a²/9। क्या आ गया सर, ये 2a²/9 आ गया सर। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी काम हुआ नहीं है, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली इस a को आपको किससे रिप्लेस करना है, काम के मुताबिक AB से रिप्लेस करना है। पहले इतना नोट डाउन करो, कर लिया सर। अब यहां पे रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। तो यहां पे अगर रिप्लेसमेंट कर लेंगे तो LHS में मेरे पास है AB² माइनस AD² बराबर, RHS में आपके पास आ रहा है सर 2/9a², और a के बदले मैं AB लिख सकता हूं अब, यानी कि AB का स्क्वायर। तो AB वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, AD वाले टर्म को एक तरफ कर लीजिए, जरूरत के हिसाब से आपका काम हो जाएगा। कर लेते हैं सर, तो AB को इधर बुला लेते हैं, AD को उधर भेज देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा AB² माइनस 2/9ab² बराबर, राइट साइड में माइनस वाला टर्म प्लस में बदल जाएगा, यानी कि प्लस AD² हो जाएगा सर ये। तो यहां पे सॉल्व कर लेंगे, दिमाग में तुरंत एलसीएम लेंगे, 1 माइनस 2/9 कितना हो जाएगा सर, 7/9ab² हो जाएगा। 7/9ab² बराबर राइट साइड में AD² हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, तो ये आ जाएगा 7ab² बराबर 9AD²। तो हमें जो प्रूफ करना था, क्या वो प्रूफ नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर। फटाफट यहां पे चीजों को नोट डाउन करिए। तो ये क्या था सर, ये हमारा 3 नंबर वाला सब्जेक्टिव अप्रोच था कि अगर 3 नंबर में सवाल आता है तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात, कॉपी पे नोट डाउन करो। किसी प्रूफ डैट को और दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता था। कैसे? तो हो सकता है आपको एग्जाम में यह दे देता कि प्रूफ डैट 9AD² इज इक्वल टू 7BC², दे सकता था सर, क्योंकि पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में AB BC AC आपस में बराबर होंगे। तो हो सकता था ये प्रूफ करने दे देता, या फिर प्रूफ करने दे सकता था 9AD² इज इक्वल टू 7AC², ये भी प्रूफ करने दे सकता था। इसको भी कॉपी पे नोट डाउन कर लो। तो 3 तरीके से ये प्रूफ पूछा जा सकता है सर। क्लियर हो गया? तो अगर ये सवाल 3 नंबर वाले सब्जेक्टिव अप्रोच में आता है तो सॉल्व करने का एक मेथड हमने यहां पे देखा, एक मेथड, अभी बहुत सारे मेथड है। अब दूसरा मेथड देखते हैं, अगेन ध्यान से सुनिएगा, पहले बोर्ड को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं सर। दूसरा मेथड ध्यान से सुनिएगा, यहां पे अपने कंस्ट्रक्शन को फिर से हाइड कर देते हैं, क्योंकि दूसरे मेथड में कंस्ट्रक्शन तो आपको दिखेगा नहीं सर। कंस्ट्रक्शन तो आप सोचते हो ना, कंस्ट्रक्शन कहां से आता है, तो आप सोचते हो तब आता है। तो वापिस से ओरिजिनलिटी पे पहुंच जाते हैं। अब फिर से देखो सोचना स्टार्ट करते हैं।
तो अपने प्रूफ दैट के पार्ट से मुझे शुरुआत में ही क्लियर हो गया था सर कि इसको सॉल्व करने के क्या क्या रास्ते मेरे पास है। क्या क्या है? पाइथागोरस का रास्ता है, ऑब्ट्यूज का रास्ता है, एक्यूट का रास्ता है, साइड मीडियन वाला रास्ता है। ठीक है सर, इस रास्ते से करके देख लिया। अब यहां पे अगर थोड़ा सा चीजों को ऑब्जर्व करिएगा तो देखो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। तो आपको जो प्रूफ करना है इसके पार्ट्स को हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट कर दिया सर। तुरंत यहां पे आपकी नजर जानी चाहिए सर कि ये वाला जो मेरा एंगल है ना, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है। तुरंत यहां पे नजर जानी चाहिए, पार्ट्स के अराउंड में मुझे दिख रहा है सर कि ये एंगल बाय ऑब्जर्वेशन ऑब्ट्यूस एंगल है। इसको आगे जाके हम प्रूफ भी कर देंगे कि ऑब्ट्यूस एंगल है, लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन मुझे क्लियरली दिख रहा है सर कि ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर मेरे प्रूफ डाट में 2 इंटू समथिंग वाला कोई टर्म नहीं है, तो आपने कैसे सोच लिया ऑब्ट्यूस के लिए? तो भैया बाय ऑब्जर्वेशन फिगर में ऑब्जर्व हो रहा है कि मेरे पास वर्क करने के लिए एक ऑब्ट्यूस एंगल है, इसलिए मैंने सोच लिया सर। तो अगर ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है सर, तो इस कहानी से भी सवाल को सॉल्व करके दिखाता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब देखो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट से कैसे यहां पे दिमाग लगाएंगे, ध्यान से सुनना। तो अभी फिलहाल बाय ऑब्जर्वेशन दिख रहा है सर कि ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है। आगे जाके थोड़ी देर में भी प्रूफ कर देंगे कैसे है, फिलहाल दिख तो रहा है ना सर। अब देखो, तो अगर मैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट यूज करना चाहता हूं सर, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल को ढूंढने के बाद मैं एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ढूंढता हूं, यानी कि मैं एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढता हूं जहां पे मेरा वो ऑब्ट्यूस एंगल एक इंटीरियर एंगल की तरह बिहेव कर रहा हो। तो क्या यहां फिगर में आप कोई ऐसा ट्रायंगल ढूंढ पा रहे हो जहां पे ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल के तौर पे आपको ये ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा हो? कहोगे बिल्कुल ढूंढ पा रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है? तुरंत कह दोगे सर कि हमें ये रेड वाला ट्रायंगल मिल रहा है। सर देखो, रेड कलर सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट हो गया? होता है, क्या करोगे, कभी कभी बोर्ड की हिल जाती है, क्या किया जाए। अभी सही हुआ, चलो अभी सही हुआ। अब देखो यहां पे समझना बात को सर, इरेजर है भैया, यहां पे इरेजर है। सही हो गया क्या? हाँ सही हो गया। ध्यान से सुनना यहां पे सर। तो यहां पे जो हमें अपना ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मिला है सिचुएशन के हिसाब से, इसको यहां पे मार्क कर लेते। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस ऑब्ट्यूस एंगल के लिए यही वाला ट्रायंगल सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इस लाल वाले ट्रायंगल में ये ऑब्ट्यूस एंगल एक इंटीरियर एंगल की तरह बिहेव करा, यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट थी सर वो फुलफिल हो रही है यहां पे। और यहां पे बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है कि हम सही रास्ते पे हैं, क्योंकि ये जो हमने ट्रायंगल सेलेक्ट किया है वर्क करने के लिए, इसी ट्रायंगल के ये पार्ट्स मेरे प्रूफ दैट के पार्ट्स हैं। तो अब तो बिल्कुल कंफर्म हो चुके हैं कि इसमें अपना ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट यूज कर देंगे, काम हो जाएगा। अब तुरंत आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि ऑब्ट्यूस या फिर एक्यूट किसी का भी रिजल्ट हो सर, प्रोजेक्शन की बात करनी पड़ेगी। और फिगर में अभी दूर दूर तक प्रोजेक्शन की बात नहीं हो रही है सर, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। तो अगर प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो प्रोजेक्शन कहां कहां से बनेगा, पहले ही सोच के रखो। तो अगर पहले ही सोचेंगे कि प्रोजेक्शन कहां कहां से बनेगा, तो देखो क्या समझ में आ रहा है सर। इससे यह समझ में आ रहा है कि अगर ये एंगल मेरा ऑब्ट्यूस एंगल है ट्रायंगल का, यानी कि सर हमारा ये वाला जो साइड है और ये वाला साइड है, इनमें से कोई एक का प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर निकाला जाएगा। हमने जो कंसेप्ट सीखा है उसके हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है सर कि या तो इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालेंगे या इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालेंगे। मुद्दा ये है किसका किसके ऊपर। तो समझिएगा सर, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट के लिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि प्रोजेक्शन की कहानी के लिए साइड एक्सटेंड करना पड़ता है। तो अगर आप यहां पे सर इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालेंगे तो इसको इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी कि आपके परपेंडिकुलर की कहानी फिगर के बाहर चली जाएगी। और याद करिए कल ही मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि कभी भी अगर आपको लग रहा है कि ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ रही है सर, तो आपको बिल्कुल इस तरीके से ड्रॉप करना है कि कहानी ट्रायंगल के अंदर ही रहे, क्योंकि यही बाय डिफॉल्ट होता है, बाहर नहीं जानी चाहिए। बाहर चली गई सर दिक्कत है। यानी कि अब मुझे समझ में आ गया कि एक्चुअली में इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालने के लिए दिमाग लगाएंगे ना, तो कहानी बिल्कुल वैसी रहेगी जैसी चाहिए सर। यानी कि अगर मैं इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालता हूं तो ध्यान से समझिएगा,
यानी कि सर ये मेरा फ्री एंड का काम करेगा, तो फ्री एंड से जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना हो तो उसको एक्सटेंड करके ड्रॉप कर देते हैं। तो ये तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड फॉर्म में है, सीधे परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर देंगे सर, तो जो कहानी है वो कहानी मुझे दिखने लगेगी। तो कंस्ट्रक्शन तक कैसे पहुंचना है इस केस में भी मुझे समझ में आ गया है, और कैसे प्रोजेक्शन की कहानी लेनी है ये भी क्लियर है। अब फटाफट सारे कंसेप्ट को अप्लाई कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे अपने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट लगाएंगे तो लिख लेंगे कि ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाली साइड का जो स्क्वायर होगा, जो कि फिगर के हिसाब से हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर इसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि फिगर के हिसाब से हो जाएगा सर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू समथिंग सर, जहां पे समथिंग क्या फिल होंगे ये भी समझ में आ गया, मुझे समझ में आ रहा है सर। एक समथिंग होता है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं, प्रोजेक्शन किसके ऊपर निकाल रहे हो सर, बीडी के ऊपर, तो यहां पे एक तो बीडी आ जाएगा। दूसरा समथिंग होता है जो प्रोजेक्शन आता है, प्रोजेक्शन क्या है कहोगे सर, फिगर के हिसाब से मेरा प्रोजेक्शन आ रहा है डीई, क्या आ रहा है सर, डीई आ रहा है सर, इसको भी यहां पे हमने लिख लिया, ठीक है। अब इस रिजल्ट को अपने प्रूफ डेट से मैच करते हैं। एडी एबी चाहिए सर, एडी एबी दिख रहा है, यानी कि ये बेकाम की चीजें रिप्लेस होंगी। रिप्लेसमेंट के लिए सोचना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से यहां पे सुनिएगा। सबसे पहले बीडी का रिप्लेसमेंट, तो बीडी का रिप्लेसमेंट कैसे करना है हमने अभी अभी ऑलरेडी सीख लिया, क्योंकि अपने गिवन डेटा से मुझे पता है सर कि ये बीडी क्या है, 1/3 ऑफ बीसी है। क्या है सर, 1/3 ऑफ बीसी है, और अल्टीमेटली मैं बीसी को एबी के टर्म में रिप्लेस कर लूंगा, तो ये कहानी ए बी ए डी के टर्म में मुझे दिखने लगेगी सर। बिल्कुल वैसे ही सोचना है जैसे मेथड नंबर 1 में सोचा था, कि या तो ये पूरी की पूरी चीज एलिमिनेट होके खत्म हो जाए, या फिर ये इस तरीके से रिप्लेस हो जाए कि पूरी कहानी ए बी ए डी के टर्म्स में आ जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो सब कुछ ए बी ए डी के टर्म्स में होगा, सॉल्व कर लेंगे, जो प्रूव करना है प्रूव हो जाएगा सर। क्लियर हो गया। अब कहानी खत्म होती हुई तो मुझे नहीं दिख रही सर, यानी कि रिप्लेसमेंट के लिए सोचना है, तो रिप्लेसमेंट के लिए सोच रहे हैं। तो जैसे ही सबसे पहले बीडी के रिप्लेसमेंट के लिए सोचा, तो शुरुआत में देख लिया था कैसे सोचना है, तो समझ में आ चुका है बहुत आसानी से। बीडी को हम किसके टर्म्स में, ए बी के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं सर। अगेन वेरिएबल वाले मेथड से ही समझाता हूं, आसानी से समझ में आएगा सर। तो ये पूरा ए, ये पूरा ए, और यहां पे फाइनली सर ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, ए हो गया। अगेन जैसे मेथड 1 में देखा था बिल्कुल उसी तरीके से सोचेंगे, तो यहां पे समझ में आ रहा है सर कि ये बीडी क्या हो जाएगा। बीडी क्या है, गिवन डेटा से मुझे पता है सर कि ये बीडी 1/3a है। क्या है सर, 1/3a। और क्या रिप्लेस करना है, डी को रिप्लेस करना है। ये कैसे रिप्लेस होगा ये भी समझ में आ चुका है, हमने रिप्लेस करके देखा था सर। ये कितना हो जाएगा, इस वाले में इसको घटा दोगे काम हो जाएगा। ये कितना आ रहा था, a/2, तो a/2 में a/3 को घटा दोगे, a/6 है, यानी कि a/6। अगेन रिप्लेसमेंट कर लेते हैं सर यहां पे, तो ये हो जाएगा ab स्क्वायर बराबर यहां पे ad स्क्वायर प्लस bd के बदले क्या लिख लेंगे, a/3, यानी कि a/3 का स्क्वायर। इसके बाद आगे प्लस 2 इंटू bd के बदले कितना हो गया सर, a/3 इंटू डी के बदले कितना हो गया सर, a/6 हो गया। अब सॉल्व करते हैं, तो इस 2 से 3 टाइम्स में कटा, मेरे पास आ रहा है ab स्क्वायर बराबर यहां पे ad स्क्वायर प्लस यहां पे a स्क्वायर बाई 9, आगे आ रहा है प्लस यहां पे कितना हो गया सर, a स्क्वायर बाई 9। ठीक है, तो a स्क्वायर बाई 9 प्लस a स्क्वायर बाई 9 कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा, सीधे लिख लिया सर। अब आपको अल्टीमेटली पता है इस a को ab के टर्म्स में रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर लेते हैं सर। तो ab स्क्वायर बराबर यहां पे ad स्क्वायर प्लस 2/9, और a के बदले ab डाल देंगे तो ये हो गया ab स्क्वायर। ab वाले टर्म को एक तरफ, ad वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, अल्टीमेटली यही सेम प्रूफ दैट अटेन हो जाएगा। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए मेथड नंबर 2। क्लियर हो गया। मेथड नंबर 2 के सब्जेक्टिव अप्रोच में किसी को दिक्कत हुई नहीं होनी चाहिए सर। अब मेथड नंबर 3 पे चलते हैं, अगेन ध्यान से सुनिएगा। अब इसी सवाल को एक तीसरे मेथड की मदद से सॉल्व करके देखते हैं, तो कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अपने सवाल के प्रूफ डैट को देख के हमें बहुत अच्छे से रियलाइज हो रहा है सर कि प्रूफ डैट के अंदर ट्रायंगल के पार्ट स्क्वायर के टर्म में आ रहे हैं, और हमने बहुत सारे ऐसे रिजल्ट पढ़े हैं जहां पे मेरे रिजल्ट में ट्रायंगल के पार्ट्स हमें स्क्वायर के टर्म में दिखते हैं। कौन कौन से रिजल्ट पढ़े हैं सर? तो हमने इस टाइप के जो रिजल्ट्स पढ़े हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम वाला रिजल्ट, वो है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट, वो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट, वो है साइड मीडियन वाला रिजल्ट, जहां पे ऑलरेडी हमने इस सवाल को अपने ऊपर वाले 2 रिजल्ट की मदद से सॉल्व करके देख लिया।
अब इसी सेम सवाल को इस तीसरे वाले एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट की मदद से सॉल्व करके देखेंगे। अब ये सुनते ही आपके मन में एक बहुत बड़ा डाउट आएगा। आप कहोगे सर कि आखिर आपने सवाल को पढ़ के डिसाइड कैसे कर लिया सर कि इस सवाल को हम इस वाले रिजल्ट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि सर सवाल के प्रूफ डैट में कहीं पे भी मुझे 2 इंटू समथिंग टाइप की चीज भी नहीं दिख रही है कि एक हिंट मिले कि ये रिजल्ट लगेगा या फिर ये रिजल्ट लगेगा। तो सर इस टाइप की चीज मुझे अपने प्रूफ डैट में नहीं दिख रही है। उसके बाद भी आखिर आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि इस सवाल को इस रिजल्ट की मदद से सॉल्व किया जा सकता है? अब कैसे डिसाइड कर लिया, ये जवाब आपके बड़े काम का होगा। जवाब को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जवाब बहुत सारे सवालों में आपको मदद करेगा। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट को कहां पे अप्लाई कर सकते हो, तो क्या जवाब दोगे? सोच के जवाब देना। तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए सर कि आप एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट को दुनिया के किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं। आप तुरंत कहोगे सर कि हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट को दुनिया के किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं। सेम गोस विथ ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट को कहां पे अप्लाई कर सकते हो, तो तुरंत आपका जवाब आना चाहिए कि सर हम ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट को दुनिया के किसी भी ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर कहीं पे भी फिगर में मुझे एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल दिख जाएगा, मैं वहां पे बिना किसी दिक्कत के ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट की बात कर सकता हूं। यानी कि कहीं पे भी अगर फिगर में मुझे एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिख जाएगा, वहां पे मैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट की बिना किसी दिक्कत के बात कर सकता हूं। तो मुद्दा रिजल्ट का नहीं है, मुद्दा यह है कि आप जो भी रिजल्ट अप्लाई करोगे उससे आपका काम होगा कि काम नहीं होगा। तो ये जो आपको मैंने ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट और एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट के लिए बताया, इस बात को याद रखिएगा कि कहीं पे भी अगर आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, आप वहां पे बिना किसी दिक्कत के एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट की बात कर सकते हो। कहीं पे भी अगर आपको ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, वहां पे आप बिना किसी दिक्कत के ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट की बात कर सकते हो। तो इससे मुझे यह समझ में आ रहा है सर कि अपने इस फिगर को देख के मैं बहुत क्लियरली एक्यूट एंगल ट्रायंगल को स्पॉट कर पा रहा हूं। इसी वजह से सर यहां पे कह रहे हैं कि हम बिना किसी दिक्कत के इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट का हेल्प ले सकते हैं सर। और अपने फिगर में एक नहीं, दो एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स को हम स्पॉट कर पा रहे हैं सर। कौन से 2 एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स को स्पॉट कर पा रहे हैं, मार्क कर देते हैं सर। यहां पे ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले अपने इस गिवन फिगर में हम इस पर्पल वाले एक्यूट एंगल ट्रायंगल को स्पॉट कर पा रहे हैं सर। इसके साथ साथ अपने इस गिवन फिगर में हम इस लाल वाले एक्यूट एंगल ट्रायंगल को भी स्पॉट कर पा रहे हैं। तो हम बहुत क्लियरली अपने इस गिवन फिगर में इन 2 एक्यूट एंगल ट्रायंगल को स्पॉट कर पा रहे हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आप लोग कहोगे सर कि ये जो लाल वाला ट्रायंगल आपने हाईलाइट किया है सर, ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अरे भैया, क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। तो बाय ऑब्जर्वेशन, फिगर को देख लेने भरी हमें यहां पे बहुत क्लियरली 2 एक्यूट एंगल ट्रायंगल स्पॉट हो रहे हैं। यानी कि बिना किसी दिक्कत के एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाले रिजल्ट के लिए सोचा जा सकता है। अब मुद्दे की बात यह है सर कि कौन से वाले एक्यूट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे जिससे हमारा काम होगा। मुद्दे की बात यह है कि कौन से वाले एक्यूट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे सर जिससे हमारा काम होगा। तो कौन सा ट्रायंगल सिलेक्ट होगा ये कौन बताएगा सर? ये प्रूफ डैट ही बताएगा। बस आपको सुनना आना चाहिए कि ये बोल क्या रहा है। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है, सुनते हैं। हाँ भैया बोलो। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला। इसने सिंपली मुझे बोला है कि मेरे अंदर जो भी पार्ट्स है उनको फिगर में हाईलाइट कर दो। तो कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट करना है ये अपने आप समझ में आ जाएगा। तो भैया इसके अंदर पार्ट्स है एडी और एबी, इनको हाईलाइट कर दिया। तो क्या अब यहां पे आप अपने टारगेट ट्रायंगल को ढूंढ पा रहे हो? बिल्कुल ढूंढना चाहिए। अब ध्यान से सुनना क्या ऑब्जर्व हो रहा है। तो अगर मैं सबसे पहले लाल वाले एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करूं सर, तो लाल वाले के अंदर ये वाला पार्ट तो साइड के तौर पे दिख रहा है सर, लेकिन ये पर्पल वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा है।
यानी ये क्लियर है कि लाल वाले को सिलेक्ट करके रिजल्ट को अप्लाई करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे रिजल्ट में ये वाला पार्ट आ ही नहीं पाएगा सर। तो अगर मैं पर्पल वाले को सोचता हूं सर, तो पर्पल वाले एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कहोगे सर कि ये वाला पार्ट आ रहा है लेकिन ये वाला नहीं आ रहा है सर, तो काम तो यहां से भी नहीं हो रहा। अरे बिल्कुल हो रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। आपको अपना मेन गिवन डेटा याद होना चाहिए कि हमारा लाल वाला ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जिसके लिए साइड की प्रॉपर्टी कहती है कि सारे साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। यानी कि क्या मैं यहां पे इसके बदले इसको रिप्लेस नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। अब जैसे ही मैं ये कर दूंगा तो बहुत क्लियरली दिख रहा है सर यहां पे कि मेरे पर्पल वाले एक्यूट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट करते ही यहां पे दोनों के दोनों टारगेट पार्ट्स की बात हो जाएगी, जिसके बाद में मैं इसके बदले इसको रिप्लेस कर दूंगा। सिंपल। तो कौन से एक्यूट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट करना होगा ये मुझे बहुत क्लियरली यहां पे समझ में आ चुका है सर। तो यहां पे दूसरे वाले ट्रायंगल को रब कर देते हैं, इस लाल वाले को रब कर देते हैं। यानी कि सर कुल मिला के मुझे अपने इस पर्पल वाले एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सही तरीके से रिजल्ट को अप्लाई करना पड़ेगा और हमारा काम हो जाएगा। अब देखो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल पे सोचना थोड़ा सा टफ क्यों हो जाता है ऑब्ट्यूज के कंपैरिजन में? तो थोड़ा सा टफ ऑब्ट्यूज के कंपैरिजन में इसलिए हो जाता है सर, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, तो सीधे दिख जाता है रिजल्ट कैसे अप्लाई करना है। जबकि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सर तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल एक्यूट एंगल्स होते हैं। अब चूंकि तीनों इंटीरियर एंगल्स एक्यूट एंगल्स है, तो हमने सीखा है सर आप तीन तरीके से रिजल्ट की बात कर सकते हो। और अगर दो दो प्रोजेक्शन वाली बात को मैं कंबाइन कर दूं तो कुल मिला के दुनिया के हर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए आप 6 रिजल्ट पे सोच सकते हो। तो अब मुद्दे की बात यह है सर कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने टारगेट ट्रायंगल के कौन से एक्यूट एंगल को उठा के काम करेंगे जिससे हमारा काम होगा। अगेन इसका भी जवाब ढूंढना बहुत आसान है। कैसे ढूंढेंगे, ध्यान से समझना। तो इतना कंफर्म है सर कि मैं जो भी रिजल्ट अप्लाई करूंगा उस रिजल्ट के अंदर मेरे ये टारगेट पार्ट्स आने चाहिए। मान लो मैं इस टारगेट पार्ट के हिसाब से बात करता हूं, तो मान लो मेरा जो रिजल्ट है सर ये इस वाले टारगेट पार्ट के साथ स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि मेरा जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट होता है वो कुछ इस प्रकार होता है सर, समथिंग स्क्वायर बराबर समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर माइनस 2 इंटू समथिंग। इसी टाइप का होता है सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट। तो यहां पे मान लो इस चीज को दिमाग में रखते हुए मैं ये मान लेता हूं कि मेरा ये वाला जो साइड है सर ट्रायंगल का वो यहां पे आएगा, तो इसके हिसाब से कौन सा एंगल सिलेक्ट हुआ होगा, क्या ये नहीं सोच सकते? क्या बिल्कुल सोच सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है? तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए सर कि यहां पे अगर ये वाला साइड सर फिट कर रहे हैं, यानी कि इसके सामने वाला अपोजिट इंटीरियर एंगल ही एक्यूट एंगल के तौर पे सिलेक्ट हुआ होगा। और ये एक एक्यूट एंगल है, इसको साबित करना भी बहुत आसान है। क्यों सर? तो बाई ऑब्जर्वेशन तो दिख ही रहा है, साथ साथ चूंकि मुझे यह पता है कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होंगे, यानी कि एंगल बी भी 60 डिग्री, यानी कि एंगल ए भी 60 डिग्री, यानी कि एंगल सी भी 60 डिग्री। तो यहां पे मैथमेटिकली बड़ी आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं सर कि हमारे एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ये एक एक्यूट एंगल है। तो हमने जो सोचा उसके हिसाब से समझ में आ रहा है सर कि इस एंगल के साथ कहानी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहानी इसके हिसाब से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो रिजल्ट क्या कहता है? तो रिजल्ट कहता है सर कि आपके एक्यूट एंगल ट्रायंगल के टारगेट एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड का जो स्क्वायर होगा ये फर्दर उसी ट्रायंगल के बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम विथ अ समथिंग, और वो समथिंग नेगेटिव साइन के साथ आता है। उस समथिंग के लिए हम प्रोजेक्शन की कहानी बनाते हैं सर। ये समझ में आना चाहिए, अप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरा टारगेट एंगल है सर, तो इसके सामने क्या है? ये एडी है, और ये एडी स्क्वायर आ भी रहा है सर, यानी कि मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट इस सिचुएशन के लिए बनेगा एडी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर? ये एडी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस यहां पे क्या हो जाएगा सर? डीसी स्क्वायर माइनस 2 इंटू समथिंग, जिसके लिए प्रोजेक्शन की कहानी की जरूरत पड़ने वाली है।
अब चूंकि हमने यहां पे सर इस वाले एंगल को सिलेक्ट किया है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि प्रोजेक्शन के लिए अवेलेबल कौन है, तो ये और ये प्रोजेक्शन के लिए अवेलेबल है। यानी कि यहां पे अपने रिजल्ट को आगे बढ़ाने का एक तरीका यह हो सकता है कि हम इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकाल लें, या फिर एक तरीका यह हो सकता है कि हम इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकाल लें। अब आपको क्या लगता है कैसे प्रोजेक्शन निकालने पे हमारा काम होना चाहिए? तो बड़े ध्यान से सुनना कि कैसे प्रोजेक्शन निकालने पे हमारा काम होगा। थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर या फिर इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर, तो तुरंत आपके दिमाग में हिट करना चाहिए सर कि इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्यों रहेगा? इसलिए रहेगा सर क्योंकि ऑलरेडी मुझे अपने गिवन डेटा में इस वाले साइट्स में बहुत सारा रिलेशन गिवन है। मुझे ऑलरेडी अपने गिवन डेटा में बता दिया गया है कि ये वाला जो पोर्शन है ये पूरे पोर्शन का 1/3 है। यानी कि सर अपने इस वाले साइड से रिलेटेड पार्ट्स कैसे कोरिलेट हो रहे हैं ये मुझे अपने गिवन डेटा में बता दिया गया है। तो तुरंत मेरा दिमाग चलना चाहिए कि अगर यहां पे इस साइड से रिलेटेड रिलेशन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, यानी कि इस वाले साइड पे वर्क करना ज्यादा आसान रहेगा सर। ये तुरंत मुझे समझ में आना चाहिए अपने गिवन डेटा के हिसाब से। तो इसी हिसाब से हम इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालेंगे, यानी कि सर अपने फ्री एंड से जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर लेंगे। सर मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया और मेरा परपेंडिकुलर है AE। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए? तो हमें समझ में आ चुका है, तो इस समथिंग को भी अब फिल कर सकते हैं सर। तो हमने क्या किया, हमने इसका प्रोजेक्शन निकाला है इसके ऊपर। तो एक समथिंग होता है जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन निकालते हैं। किसके ऊपर निकाल रहे हो? तो कहोगे सर DC के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, एक समथिंग में DC। दूसरा समथिंग क्या होता है सर, तो जो प्रोजेक्शन आती है, क्या प्रोजेक्शन आ रही है सर, तो फिगर के हिसाब से हमारी प्रोजेक्शन आ रही है CE। क्या आ रही है सर? प्रोजेक्शन CE आ रही है। इसको भी यहां पे लिख लेते हैं, यानी कि इसी को यहां पे सही तरीके से मुझे सॉल्व करना है और हम अपने प्रूफ दैट तक पहुंच जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे अपनी एनालिसिस को आसान रखने के लिए ये जो AB है, यानी कि मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है, इसको मैं A यूनिट का ही मान के चलता हूं ताकि एनालिसिस बिल्कुल सिंपल रहे। ध्यान से सुनना, तो अगर ये A है सर, तो ये पूरा का पूरा भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा भी क्या हो जाएगा सर, आपका A हो जाएगा। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या किसी को नहीं होनी चाहिए? अब देखो यहां पे कहानी शुरू करते हैं। तो AD स्क्वायर बकायदा चाहिए सर, AD स्क्वायर बराबर आगे क्या है, AC स्क्वायर। तो AC क्या है सर, तो हमने जो मार्किंग किया उसके हिसाब से A के टर्म में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि लास्ट में A के बदले हम AB को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो पहले जो भी चीज A में है सर उसको A के टर्म में अच्छे से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो AC के बदले A लिखा जा सकता है, यानी कि A स्क्वायर हो गया सर, प्लस आगे क्या है DC। अब ध्यान से सुनिएगा, इस DC के बारे में बात करते हैं। तो ऑलरेडी किस पार्ट को कैसे A के टर्म में एक्सप्रेस करना है, मेथड 1 मेथड 2 दोनों में देख चुके हैं सर। हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो हमने प्रोजेक्शन के लिए काम किया है ये एक्चुअली में मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड का काम कर रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं गंगाधरी शक्तिमान है, यानी किसी ऑल्टीट्यूड को मीडियन भी बोल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट भी बोल सकते हैं। यानी कि सर ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि सर ये वाला जो पोर्शन है ये A/2, और अगेन यहां पे ये वाला जो पोर्शन है ये भी A/2 हो जाएगा। A के टर्म में एक्सप्रेस किया जाए सर, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इस पोर्शन को 1/3A बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं सर, इसको मैं 1/3A बोल सकता हूं। सर इस पोर्शन की भी बात कर सकता हूं, ये पोर्शन क्या हो जाएगा, तो पूरा A/2 जिसमें से इतना A/3, यानी A/2 माइनस A/3 कितना आ जाएगा, A/6 आ जाएगा सर। तो सब कुछ A के टर्म में पहले लिख लेते हैं। तो DC कहां है भैया, DC ये रहा DC। क्या दिख रहा है सर DC आपको, A/2 प्लस A/6 ही मेरा DC बना देगा। A/2 और A/6 ही मिलकर मेरा DC बना देगा सर। तो यहां पे पहले साइड में सॉल्व कर लेते हैं, A/2 प्लस A/6 कितना हो जाएगा सर, एलसीएम सेम कर लेते हैं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4A/6, यानी कि सर 2A/3। क्या हो जाएगा सर, 2A/3। तो DC के बदले
2a/3 का होल स्क्वायर हो गया, -2 इंटू अगेन डीसी आया है, डीसी के बदले सर 2a/3 डाल दिया इंटू सीई। क्या सर? सीई। सी क्या है सर? a/2 है, लिख लेते हैं यहां पे a/2 को लिख लिया सर, फटाफट इतना नोट डाउन करो। अब यहां पे ए की पूरी कहानी को सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस यहां पे कितना हो जाएगा सर? 4a² 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया सर -4a²/3। क्या आ गया सर? माइनस यहां पे 4 हो जाएगा, 4 नहीं 2 हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। क्या 2 ही बचा है ना सर? 2a²/3 हो जाएगा। अब यहां पे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो यहां डिनोमिनेटर में 9 हो गया, यहां पे 9a², इसके बाद प्लस यहां पे 4a² -3 3 से 9, यहां पे 3 2 6a² हो जाएगा सर। तो कुल मिला के कितना आ रहा है? 9 + 4 13 - 6 कितना हो जाएगा? 7a²/9 आ गया। कुछ दिख रहा है क्या? दिखना चाहिए। अब फाइनली एक तरफ AD बचा है, एक तरफ A की कहानी है, और A के बदले AB डाल सकता हूं, तो A के बदले AB डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा 7/9 AB का स्क्वायर सर। A² के बदले AB² लिख सकता हूं। अब यहां पे क्लियरली मुझे दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 को इस तरफ भेज देंगे सर, तो ये हो जाएगा 9AD² बराबर 7AB²। क्या यही हमें प्रूव नहीं करना था? बिल्कुल करना था। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा साइड हो जाता हूं। सभी ने नोट डाउन कर लिया? कहानी समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए। तो कहोगे सर बहुत बढ़िया, सॉल्व तो कर लिया। सर एक डाउट आया दिमाग में। क्या डाउट आया? आप कहोगे कि सर ध्यान से सुनना, क्या डाउट आया? सभी ने नोट डाउन कर लिया? अब देखो क्या डाउट आया होगा आपके दिमाग में। आप कहोगे सर यहां पे टारगेट साइट के तौर पे हमने इसको सेलेक्ट किया, और किस एक्यूट एंगल के साथ कहानी को स्टार्ट करना है, या आपने कैसे डिटरमाइन किया सर? तो जो मेरे टारगेट पार्ट्स थे उनमें से एक को उठाया, कहानी को सेट कर दिया। आप कह सकते हो सर कि आपने इसको उठा के कहानी को सेट किया, इसके साथ कहानी की शुरुआत की, मैं इसके साथ कहानी की शुरुआत नहीं कर सकता क्या? आपके मन में डाउट आना चाहिए सर कि क्या मैं इसके साथ कहानी की शुरुआत नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं सर। आप चाहें तो इसके साथ भी कहानी की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अगेन हमें पता है कि हमारा जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट है उसका फॉर्मेट होता है समथिंग स्क्वायर बराबर समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर -2 इंटू समथिंग, ऐसा फॉर्मेट होता है सर। तो अगर मैं इस वाले को यहां पे फिट बैठा के काम करूं, तो कौन सा एंगल सिलेक्ट होना चाहिए? समझ में आ रहा है सर? ये वाला एंगल सिलेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है सर? ये वाला एंगल मेरा सिलेक्ट होना चाहिए। और मुझे दिख भी रहा है बाय ऑब्जर्वेशन कि ये एक एक्यूट एंगल है, तो इसको भी सिलेक्ट करने से काम हो जाएगा। अब आप पूछ सकते हो सर एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि ये एक एक्यूट एंगल है। क्या हम इसको साबित कर सकते हैं ये एक एक्यूट एंगल है? बिल्कुल आसानी से साबित कर सकते हैं। कैसे साबित कर सकते हैं सर? ध्यान से सुनिएगा। तो इसको आप बहुत आसानी से इसलिए साबित कर सकते हैं क्योंकि ये वाला जो छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में सर आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? एक्यूट एंगल है। क्यों है सर? क्योंकि मुझे पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाले इंटीरियर एंगल के अलावा जो भी एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। यह हमें बहुत अच्छे से पता है सर। तो यहां पे इस रीजन से आप बड़ी आसानी से बोल दोगे कि आपका ये एंगल क्या है? एक टारगेट एक्यूट एंगल है। अब जैसे आपने मैथमेटिकली इसको साबित कर दिया है, तो अब आगे की कहानी बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। तो कहानी बनाना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगेन इस वाली लाइन को पहले छिपा लेते हैं सर। देखो यहां पे ध्यान से, इस वाली लाइन को यहां पे पहले छिपा लेते हैं सर, क्योंकि अगेन नए सिरे से सोच रहे हैं ना सर, तो इसको पहले छिपा के बात करते हैं। तो इसके हिसाब से अगर मैं अपने रिजल्ट को फ्रेम करूं तो क्या दिख रहा है सर यहां पे? तो मेरा रिजल्ट यहां डायग्रामेटिकली हो जाएगा AC² बराबर क्या हो जाएगा सर? AC² बराबर AD² प्लस आगे क्या हो जाएगा सर? DC², और इसके बाद -2 इंटू समथिंग, जिसके लिए प्रोजेक्शन की बात करनी पड़ेगी। प्रोजेक्शन के लिए अवेलेबल क्या क्या है सर? तो प्रोजेक्शन के लिए ये अवेलेबल है और ये अवेलेबल है। अब मुद्दा ये है, इसके ऊपर इसका निकाले प्रोजेक्शन या इसके ऊपर इसका निकाल के काम करेंगे तो हमारा प्रूफ दैट अटेन होगा। तो अगेन सेम रीजन जो अभी जस्ट हमने देखा था, आपको तुरंत दिमाग में हिट करना चाहिए सर कि ये वाला जो साइड है ना,
यहां पे बहुत सारे पार्ट्स के बीच में आपस में कोरिलेशन मुझे पहले से अपने गिवन डेटा से पता है, इसी वजह से इसके ऊपर अगर प्रोजेक्शन निकाल के काम करेंगे तो आसानी से काम हो जाना चाहिए। इसी वजह से यहां पे हम प्रेफरेंस देंगे इस बात को कि हम इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालेंगे। तो अगर आप इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर निकालोगे सर, तो फ्री एंड कौन है? ये फ्री एंड है। फ्री एंड से जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना होता है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं सर। लोग कर दिया, यहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप, परपेंडिकुलर लेंथ हो गई AE। इतना समझने में कोई दिक्कत? अब प्रोजेक्शन बना लिया तो समथिंग की कहानी भी फिल कर सकते हैं। दो समथिंग में से एक समथिंग होता है जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं। किसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हो? तो कहोगे सर DC के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, तो यहां पे DC को डाल दिया। दूसरा क्या होता है? जो प्रोजेक्शन लेंथ आती है, प्रोजेक्शन लेंथ क्या आ रही है? तो कहोगे सर अभी वाले सिचुएशन के हिसाब से ये मेरी प्रोजेक्शन लेंथ हो जाएगी, यानी कि DE हो जाएगी सर। समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से इतने अच्छे से टाइम देके मैंने आपको हर रिजल्ट के कंसेप्ट को डिटेल में समझाया था, ताकि जब हम सवालों में अप्लाई करें तो वहां पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन, रत्ती भर का भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा नहीं आ रहा होगा सर कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट हमने कंसेप्ट के लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब इसी को अच्छे से रीअरेंजमेंट की जरूरत है। अगेन आपको समझ में आ गया होगा कि सर यहां पे AD की कहानी ऐसे ही रहने देंगे, बाकी सारी कहानी A के टर्म में बदल देंगे, जिसको बाद में सर AB से रिप्लेस कर देंगे। जो चाहिए वो काम हो जाएगा सर। करते हैं जो समझ में आया है। तो AC के बदले A ला सकते हैं सर, यानी कि यहां पे हो जाएगा A स्क्वायर बराबर, यहां पे हो गया सर AD स्क्वायर प्लस DC। अब ध्यान दीजिएगा, DC ये पूरी लेंथ यानी A/6 प्लस A/2, A/6 प्लस A/2। यहां पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले तो 3A/6 हो जाएगा, यानी ओवरऑल 4A/6 हो जाएगा, यानी कि सर 2A/3। तो DC के बदले 2A/3 का होल स्क्वायर लिख लिए, -2 इंटू अगेन DC के बदले 2A/3 इंटू DE, जिसकी लेंथ ऑलरेडी हम अगेन उसी प्रोसीजर से निकाल सकते हैं। क्या प्रोसीजर से आया है सर? हमारा लेंथ A/6 आया है सर। तो यहां पे इंटू A/6 हो जाएगा। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब ये वाली पूरी कहानी को ध्यान से सॉल्व करते हैं सर। तो यहां पे 2 3 जा 6 हो गया, तो मेरे पास आ रहा है A स्क्वायर बराबर यहां पे AD स्क्वायर प्लस यहां पे हो गया 4A स्क्वायर बाई 9 माइनस यहां पे क्या हो जाएगा सर? 2A स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। तो 4A स्क्वायर बाई 9 में 2A स्क्वायर बाई 9 घटाओगे, क्या बचेगा सर? 2A स्क्वायर बाई 9 बचेगा। सीधे लिख लिया डायरेक्टली। अब A वाले टर्म को एक तरफ कर लेते तो इसको इस तरफ भेज देते हैं सर। तो ये मेरे पास आ जाएगा A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर बाई 9 बराबर राइट साइड में बचेगा AD स्क्वायर। सॉल्व करेंगे सर, 9 माइनस 2 एलसीएम लेने के बाद 7A स्क्वायर बाई 9 बराबर यहां पे AD स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे क्लियरली दिख रहा है A के बदले AB को डाल देंगे, काम हो जाएगा। डाल देते हैं सर, तो ये हो जाएगा 7/9 AB स्क्वायर बराबर यहां पे AD स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 7AB स्क्वायर बराबर यहां पे 9AD स्क्वायर। क्या यही प्रूव नहीं करना था? बिल्कुल करना था। 7AB स्क्वायर बराबर 9AD स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। फटाफट नोट डाउन करिए सर। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए एक्यूट एंगल वाले रिजल्ट को हमने दो तरीके से अप्लाई किया और दोनों से ही अपना रिजल्ट निकाल लिया, बड़ी आसानी से प्रूफ को कंप्लीट कर लिया। फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है सर। अब इसके बाद एक और मेथड देखते हैं। अगेन ध्यान से सुनना है यहां पे। अब इसी सवाल को चौथे मेथड से सॉल्व करके देखते हैं, तो कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अपने सवाल के प्रूफ डैट को देख के हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर कि मेरे प्रूफ डैट के अंदर ट्रायंगल के पार्ट स्क्वायर के टर्म में आ रहे हैं, और हम बहुत सारे ऐसे रिजल्ट जानते हैं जहां पे मेरे रिजल्ट में ट्रायंगल के पार्ट्स हमें स्क्वायर के टर्म में दिखते हैं। कौन कौन से ऐसे रिजल्ट जानते हैं सर? तो इस टाइप के रिजल्ट जो हम जानते हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम वाला रिजल्ट, वो है सर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट, वो है सर एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाला रिजल्ट, वो है सर साइड मीडियन वाले रिजल्ट। ठीक है, जहां पे ऑलरेडी हमने इसकी मदद से इसकी मदद से इसकी मदद से इसी सेम सवाल को सॉल्व करके देखा। अब इसी सेम सवाल को इसकी मदद से सॉल्व करके देखेंगे। अब ये सुनते ही आपके दिमाग में अगेन डाउटों का अंबार आया होगा, और सबसे बड़ा डाउट तो आपके दिमाग में यह आया होगा कि सर सवाल के लैंग्वेज में दूर दूर तक मीडियन पे कोई भी चर्चा नहीं है।
तो आखिर आपने डिसाइड कैसे कर लिया कि साइड मीडियन वाला रिजल्ट लगेगा? क्योंकि सर आपने ही बताया था कि साइड मीडियन वाले रिजल्ट को कहीं लगाना है नहीं लगाना है, ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो जहां किसी सवाल में मीडियन से रिलेटेड चर्चा मिलती है सर, वहां पे साइड मीडियन वाले रिजल्ट के लिए सोचते हैं। यहां तो सवाल के लैंग्वेज में दूर दूर तक मीडियन पे कोई भी चर्चा ही नहीं है सर, तो आखिर डिसाइड कैसे करेंगे कि इसके मदद से भी मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा? तो ध्यान से जवाब को सुनना, कैसे डिसाइड करेंगे। अगेन एक गोल्डन रूल बताने जा रहा हूं, कॉपी पे लिख लेना। सर यहां पे किसी भी एरे गैरे ट्रायंगल पे बात नहीं हो रही, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पे बात हो रही है। और हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पता है, और उन प्रॉपर्टीज के अलावा यह भी पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में गंगाधरी शक्तिमान है। यानी कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम बात जानते हैं सर, कि मैं अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के मीडियन को ऑल्टीट्यूड भी बोल सकता हूं, जरूरत के हिसाब से एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट भी बोल सकता हूं। ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, जिसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल को इन्वॉल्व करने वाले किसी भी फिगर में अपने जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं सर कि अगर आपको कोई ऐसा सवाल मिलता है जहां पे आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल पे चर्चा मिल रही हो और इक्विलैटरल ट्रायंगल की नॉर्मल वाली प्रॉपर्टीज आपको यह समझ में आ रहा हो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की नॉर्मल वाली प्रॉपर्टीज की मदद से आपका काम नहीं होगा, तो तुरंत गंगाधरी शक्तिमान है वाली बात पे जरूर सोचिएगा। तो मैंने आपको यह सिखा दिया कि जहां आपको किसी सवाल में इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलता है वर्क करने के लिए, और आपको यह समझ में आ रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो नॉर्मल चीजें जानते हैं उससे मेरा काम नहीं होगा, तो गंगाधरी शक्तिमान ये एक ऐसी बात होती है जिससे आपके पास और भी बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे और हो सकता है उससे आपका काम हो जाए। इसी वजह से इस टाइप की सिचुएशन पे इन पे भी जरूर सोचिएगा। तो यहां पे सवाल के लैंग्वेज में मुझे बहुत क्लियरली इक्विलैटरल ट्रायंगल पे चर्चा मिल रही है। कौन सी इक्विलैटरल ट्रायंगल पे? तो ये जो लाल वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी है सर, इस पे मुझे सवाल के लैंग्वेज में चर्चा मिल रही है। और मेरा जो प्रूफ डेट है, उस प्रूफ डेट के पार्ट्स को देखिए। पार्ट्स है एडीएबी। तो अगर मैं यहां पे अपने पार्ट्स को हाईलाइट कर दूं तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो भी हम नॉर्मल प्रॉपर्टीज जानते हैं उनकी मदद से तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो क्या अलग सोचेंगे? तो सर ने जो सिखाया उसके हिसाब से सर ने यह बोला था कि जहां पे इक्विलैटरल ट्रायंगल की नॉर्मल प्रॉपर्टीज की मदद से काम ना हो, वहां पे तुरंत गंगाधरी शक्तिमान है वाली बात पे जरूर सोचिएगा। तो यहां पे गंगाधरी शक्तिमान है वाली बात पे जरूर सोचेंगे। यानी कि अब ये सोचेंगे सर कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम जानते हैं कि मीडियन ही ऑल्टीट्यूड भी है, वही एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट भी है। तो अभी फिलहाल तो मुझे अपने फिगर में कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि बाय कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा। यानी कि सर बाय कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा। अब यहां पे दो मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा यह है सर कि चलो ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन बनाना है, बनाए क्या? मीडियन बना के कहानी देखें, ऑल्टीट्यूड बना के कहानी देखें, या एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट बना के कहानी देखें? तो तुरंत मेरे दिमाग में हिट करना चाहिए कि हम जो कंसेप्ट जानते हैं उनके हिसाब से हम ऑल्टीट्यूड वाला तो कोई कंसेप्ट जानते नहीं, ना ही हम एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट वाला कोई कंसेप्ट जानते हैं, लेकिन हम जरूर से मीडियन वाला कंसेप्ट जानते हैं। इसी वजह से मीडियन बना लेंगे। तो पहले डाउट का जवाब मिल गया कि मीडियन कंस्ट्रक्ट करना है। अब मुद्दा यह है सर कि साइड मीडियन वाले दो रिजल्ट होते हैं। एक रिजल्ट जो होता है वो सिर्फ एक मीडियन को इन्वॉल्व करके बात करता है, और जो दूसरा रिजल्ट होता है सर वो दोनों नहीं, इनफैक्ट तीनों के तीनों मीडियन को इन्वॉल्व करके बात करता है। तो मीडियन वाले रिजल्ट में हम जानते हैं सर कि एक रिजल्ट आपके ट्रायंगल के एक मीडियन को इन्वॉल्व करके बात करता है और दूसरा रिजल्ट आपके ट्रायंगल के सारे मीडियन को इन्वॉल्व करके बात करता है सर। तो अब यहां पे एक मीडियन बनाने की जरूरत है या सारे मीडियन बनाने की जरूरत है? तो दोनों तरीके से आपका सवाल यहां पे सॉल्व हो जाएगा। एक तरीका मैं बताऊंगा, एक मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं सर। तो मैं आपको यहां पे सवाल को एक मीडियन वाले तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि उस पे सोचना थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, और तीन मीडियन वाली कहानी मैं आपको होमवर्क दूंगा कि उसके मदद से आप लोग सोचिए और इसी चीज को प्रूव करके देखने की कोशिश करिए सर। तो एक मीडियन वाली कहानी देखते हैं। तो एक मीडियन बनाना है। अब मुद्दा यह है सर कि एक मीडियन बनाना है तो सिचुएशन के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से
वो एक मीडियन में अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल में कहां पे बनाऊं जिससे मेरा काम हो जाए। अगेन इसका जवाब ढूंढना बहुत आसान है। क्यों सर? तो यहां पे अगर मैं अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे अपने गिवन डेटा के हिसाब से दिख रहा है कि मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो ये वाला साइड है ना सर, इस साइड्स के पार्ट्स के बीच में मुझे रिलेशन पता है। तो चूंकि मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल के इस साइड के पार्ट्स के बीच में मुझे रिलेशन पता है सर, इसी वजह से अगर इसी वाले साइड के ऊपर मीडियन ड्रॉप करते हैं तो एनालिसिस आसान रहेगी, ये मुझे समझ में आ चुका है। तो हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि मीडियन कहां से कहां ड्रॉप करना है। तो हमने जो डिसाइड किया उसके हिसाब से मैं अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड BC के ऊपर एक मीडियन को ड्रॉप कर दूंगा, जिसका एक एंड पॉइंट मैं E बोल दूंगा। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि मैं यहां पे अब तुरंत कह सकता हूं सर कि चूंकि ये एक मीडियन है, यानी कि सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर हो जाएगा। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे अपने साइड मीडियन में एक मीडियन वाले रिजल्ट की पूरी कहानी हमने बना ली। अब क्या बाकी है सर? सिर्फ रिजल्ट को अप्लाई कर देना बाकी है। तो एक मीडियन वाले रिजल्ट को अगर हम रिकॉल करें सर, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह सोचने में होती है कि ट्रायंगल के कौन से दो साइड के साथ कहानी को स्टार्ट किया जाए। क्योंकि मेरा साइड मीडियन वाला जो एक रिजल्ट होता है वो कहता है सर कि आप अपने ट्रायंगल के किन्हीं भी दो साइड के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम का हल हमने क्या ढूंढा था? तो हल यह होता है सर कि आप मीडियन की तरफ से सोचते हैं। तो मीडियन की तरफ से सोचेंगे तो मुझे दिख रहा है सर कि यह मीडियन इन्वॉल्व होना चाहिए, यानी कि इसके हिसाब से मेरे ट्रायंगल के जिस साइड पे मेरा मीडियन गिरता है सर, वो थर्ड साइड की तरह बिहेव करता है। ये हमने सीखा था। यानी कि ये जो साइड बच गए सर, इनके साथ कहानी को स्टार्ट कर देंगे। तो हमने अपने साइड मीडियन में एक मीडियन वाले रिजल्ट के लिए कैसे रिजल्ट की कहानी स्टैब्लिश करनी होती है, जो सीखा था उसको यहीं पे अप्लाई भी कर दिया कि मीडियन के साइड से सोचते हैं कि अच्छा भैया मीडियन मेरे ट्रायंगल के इस साइड पे गिर रहा है, यानी कि ये थर्ड साइड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ये जो बच गए सर इन्हीं के साथ कहानी को स्टार्ट करना है। तो कौन से दो साइड के साथ स्टार्ट करना है ये हमें मिल चुका है। अप्लाई कर लेते हैं कहानी को, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे अपने रिजल्ट के हिसाब से लिख लेंगे सर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर, हम जानते हैं सर फॉर्मेट क्या होता है, तो 2 into यहां पे कुछ इस तरीके से कहानी बनती है। अब यहां पे कहानी के अंदर क्या फिट बैठेगा? तो आपके ट्रायंगल का जो तीसरा वाला साइड होता है उसका हाफ एक जगह फिट बैठ जाएगा, जो कि फिगर के हिसाब से क्या हो जाएगा सर, हाफ BC। तो यहां पे एक जगह क्या हो गया, हाफ BC हो गया। और जिस एक मीडियन पे चर्चा हो रही है वो दूसरी जगह बैठ जाएगा। तो किस मीडियन पे चर्चा हो रही है सर? A पे हो रही है, तो यहां पे क्या डाल देंगे, AE डाल देंगे। बस इसी रिजल्ट को एनालाइज कर लेना है। तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं सर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो सीधे कैलकुलेशन करूंगा दिमाग में, यहां से हो जाएगा BC स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 करोगे तो BC स्क्वायर बाई 2 आ गया, यहां पे लिख लिया सर। ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ट्वाइस ऑफ AE स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझने में कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगर मैं इसको अपने प्रूफ डैट से मैच करूं तो कहोगे सर AB दिख रहा है। अब कहोगे सर AC से भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली AB, AC, BC सब बराबर है। यानी कि सर AC से भी प्रॉब्लम नहीं है, BC से भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किससे है? प्रॉब्लम इसमें सर AE से है, जो कि मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मुझे AE नहीं चाहिए सर, मुझे अब AD चाहिए, जो कि यहां पे बचा हुआ है। क्योंकि AB की कहानी तो दिख रही है सर, यहां पे AD की कहानी लाने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा। तो यहां पे अब कैसे सोचना है सर? तो मैं ये दिमाग लगाने जा रहा हूं यहां पे कि क्या मैं किसी तरीके से यहां पे AE को रिप्लेस करके AD की कहानी या फिर AD AB दोनों के कॉम्बिनेशन की कहानी को फिट बैठा सकता हूं क्या? अब ये जो मैं सोच रहा हूं इसको फिगर में हाईलाइट करता हूं, ध्यान से सुनना। तो बेकार कहानी क्या है? AE है सर। इसको मैं पहले पर्पल कलर से हाईलाइट कर लेता हूं। जिस कहानी की जरूरत है वो क्या है सर? AD और AB है। तो मान लो फिलहाल मेनली AD को हाईलाइट कर लेता हूं सर। तो यहां पे मुझे ये दिमाग लगाना है, ये सोचना है कि मैं किसी तरीके से
क्या पर्पल के बदले लाल को रिप्लेस करके ला सकता हूं सर? ये मुझे यहां पे सोचना है। क्या मैं यहां पे किसी तरीके से पर्पल वाले पार्ट के बदले लाल वाला पार्ट ला सकता हूं? तो दिख रहा है बिल्कुल ला सकता हूं सर। क्यों ला सकता हूं? तो अब यहां पे ध्यान से समझिएगा बात को। तो हमने बाय कंस्ट्रक्शन ये मीडियन बनाया था। अब पता है मीडियन ऑल्टीट्यूड की तरह भी बिहेव कर सकता है, एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो मान लो मैं इसको ऑल्टीट्यूड बना देता हूं। अब अगर मैं इसको ऑल्टीट्यूड बना दूंगा तो यहां पे ये जो छोटा वाला ब्लैक ट्रायंगल है सर, यहां पे ये जो छोटा वाला ब्लैक ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जैसे ही पाइथागोरस का दिमाग लगाएंगे तो हम बहुत अच्छे से इनके आपस में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। यानी कि हम बहुत अच्छे से पाइथागोरस की मदद से अपने ब्लैक वाले राइट एंगल ट्रायंगल में पर्पल पार्ट के बदले लाल वाला पार्ट ला सकते हैं। तो कैसे रिप्लेसमेंट करना है यह भी दिमाग हमने लगा लिया है सर। तो रिप्लेसमेंट कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो काले वाले में पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या लिख लेंगे सर? यहां पे हम लिख लेंगे AD स्क्वायर बराबर यहां पे AE स्क्वायर और प्लस आपका DE स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। ये रिप्लेसमेंट यहां पे कर देते हैं AE के बदले से। तो यहां पे AE के बदले हम डाल देंगे AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर सर। इसको इधर बुला लिया, AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। अब कहोगे सर चलो ठीक है सर AD आ गया, लेकिन ये बेकार DE भी तो आ गया। अगेन डी के लिए आपको टेंशन लेनी ही नहीं है, क्योंकि हमने अपने पुराने मेथड्स में बहुत अच्छे से ये एनालाइज कर लिया है कि अल्टीमेटली आप डी को बीसी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो और ए बी बी सी ए सी तीनों बराबर है, तो फाइनली ये ए बी में भी चला जाएगा सर। तो यहां पे मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि डी बीसी में बदल जाएगा और अल्टीमेटली बीसी ए बी में बदल जाएगा। तो इतना ज्यादा इसमें बदलेगा उसमें बदलेगा, इससे ज्यादा बेहतर यह है सीधे जैसे कि हमने बाकी मेथड्स में किया है, अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड लेंथ को ए मान लेते हैं, उस हिसाब से चीजों को सेट करके बात कर लेते हैं सर। तो आप अगेन वही कहानी कर लेंगे। तो ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये पूरा का पूरा ए हो गया। अब मीडियन है यानी कि ये पोर्शन इतनी दूर कितना हो जाएगा सर? a/2। अगेन इतनी दूर क्या हो जाएगा सर? ये यहां से यहां तक a/2 हो जाएगा। मुझे गिवन डेटा में ये बता दिया गया है कि ये a/3 है। क्या है सर? ये a/3 है, गिवन डेटा में मुझे बता दिया गया है। तो क्या मैं इस पोर्शन की बात नहीं कर सकता? बिल्कुल। क्या हो जाएगा? तो हमने देखा है सर, यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है a/2 माइनस a/3, ये पोर्शन हो जाएगा जो कि आएगा a/6। तो ये पोर्शन कितना है सर? a/6 है। तो पूरी कहानी ए के टर्म में अब अच्छे से लिख लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बाई 2 प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर के बदले इसको डाल देंगे सर, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब ए वाला रिप्लेसमेंट करते हैं, तो AB के बदले A आ जाएगा, तो यहां पे हो गया सर A स्क्वायर प्लस AC के बदले भी A आ जाएगा, यहां पे भी A स्क्वायर बराबर BC के बदले भी A आ जाएगा, यानी कि सर A स्क्वायर बाई 2 हो गया। इसके बाद प्लस सर 2 अब ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देंगे। आगे माइनस ट्वाइस ऑफ DE स्क्वायर हो जाएगा सर। ये सभी को क्लियर है यहां पे। और D के बदले में क्या डाल सकता हूं? A/6, यानी कि यहां पे हो जाएगा सर 2 इंटू A/6 का होल स्क्वायर। अब यहां पे कहानी सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। इसको इधर भेज देंगे तो माइनस A स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा बराबर। राइट साइड में क्या बचा है? तो ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर माइनस यहां पे क्या हो जाएगा सर? ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, दिमाग में करेंगे, A स्क्वायर बाई 36 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A स्क्वायर बाई 18 क्या बचा? A स्क्वायर बाई 18 बचा है सर। यहां पे इस A वाले टर्म को भी इधर कर देंगे तो पूरे तरीके से A वाला टर्म एक तरफ, AD वाला टर्म एक तरफ हो जाएगा। कर लेते हैं सर। यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहले इतना फटाफट नोट डाउन करिए। अब देखो यहां पे, तो मेरे पास हो जाएगा सर यहां पे 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2, इसको इस तरह बुला लेंगे तो प्लस A स्क्वायर बाई 18 हो जाएगा बराबर। राइट साइड में ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर हो जाएगा सर। इसको हमने यहां पे लिख लिया। एलसीएम ले लेते हैं,
तो यहां पे नीचे हो गया 18, यानी कि यहां पे कितना हो जाएगा 36a² हो जाएगा माइनस 9a² हो गया, यहां पे प्लस a² बराबर यहां पे ट्वाइस ऑफ ad² हो गया सर। फर्दर सॉल्व करते हैं तो 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा सर 26, 27 प्लस a² 28a² बाई 18 बराबर ट्वाइस ऑफ ad² हो गया सर। यहां से इस 2 से इसको काट देंगे 14 टाइम्स में जाएगा, इतना नोट डाउन करिए पहले फटाफट। कर लिया सभी ने नोट डाउन? अब देखो आगे यहां पे कहानी को। अब यहां पे आगे की कहानी मेरे पास आ रही है सर 14a² बाई 18 बराबर राइट साइड में बचा है ad²। सिंप्लीफाई करते हैं 2 7 जा 2 9 जा, यानी कि 7a² बाई 9 बराबर यहां पे ad²। अब a के बदले जरूरत के हिसाब से ab को ले आते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 7/9 इंटू ab² बराबर ad²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सर तो मेरे पास आ गया 7ab² बराबर 9ad²। इससे भी प्रूव कर लिया सर, फटाफट नोट डाउन करो। मतलब बहुत दिन बाद एक ऐसा सवाल मिला है जो कि हर मेथड से यहां पे प्रूव हो गया सर, बड़ी आसानी से हो गया। और बुक में आपको इसका सिर्फ एक मेथड मिलेगा। हमने अभी तक 4 मेथड से प्रूव किया और यही नहीं, 5वें वाले से भी हो जाएगा। यानी कि जो सारे के सारे मीडियन को ड्रॉ करने के बाद वाला हमारा साइड मीडियन वाला रिजल्ट होता है, उस पे भी सोचिएगा, बड़ी आसानी से सोच के सॉल्व कर लीजिएगा। अब कैसे सोचना है ये आपका होमवर्क रहेगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं। तो सोचिएगा जरूर साइड मीडियन में सारे मीडियन वाले रिजल्ट की मदद से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है सर? ये कहानी समझ में आई? तो ये हमने जितने भी अप्रोच देखे सर, ये सब्जेक्टिव अप्रोच देखे, और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कुल मिला के इन सारे अप्रोचेस में सर कि जो हमारा पहला वाला बिल्कुल पाइथागोरस वाला अप्रोच था ना, वही सबसे लेंदी गया है। बाकी सारे उससे बहुत कम स्टेप में बने हैं। यानी कि अगर यही सेम सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप पाइथागोरस के अलावा कोई भी मेथड अप्लाई कर दोगे, बहुत जल्दी बनेगा, बहुत ही आसानी से यहां पे सॉल्व होगा सर। ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, 1 मिनट में कहानी हो सकती है। मैं इतना समझा के सारी चीजें बोल के बता रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, फटाफट खुद कॉपी पे करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा सर। अब यही सेम सवाल अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है तो देखो कैसे कैसे पूछा जा सकता है। ध्यान से यहां पे सुनिएगा, ये सभी ने नोट डाउन कर लिया, अब ध्यान से सुनिएगा। तो फिगर आपको दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, एग्जामिनर की मर्जी रहेगी। अगर फिगर देगा बहुत अच्छी बात है, फिगर अगर आपको नहीं देता है सर तो फिगर तक कैसे पहुंचना है ये मैंने आपको सिखा दिया। और ऑब्वियस ही बात है, अगर एग्जामिनर बहुत अच्छा रहा, बहुत दिलदार रहा, तो उस केस में कंस्ट्रक्शन भी बना के दे देगा फिगर में। लेकिन इतने दिलदार होते नहीं एग्जामिनर, तो ज्यादा चांसेस यही है कि आपके फिगर में आपको अपना ये जो कंस्ट्रक्शन है ना सर, ये कंस्ट्रक्शन नहीं दिखने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप का फिगर आपको मिलेगा। अब देखो आपको सवाल कैसे कैसे एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहां से फ्रेम किया जा सकता है, ध्यान से सुनना। तो यहां से लेकर यहां पे समझिएगा बात को सर, यहां से लेकर यहां तक सवाल लिखा रहेगा। इसके बाद आपसे एक तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और 4 ऑप्शन क्या क्या, ध्यान से सुनना। ऑप्शन नंबर 1 आपको दे देगा 3AD इज इक्वल टू √7AB। दूसरा ऑप्शन दे देगा यहां पे 3AD इज इक्वल टू -√7AB। तीसरा ऑप्शन मान लो यहां पे आपको दे देगा 2AD इज इक्वल टू √7AB। चौथा ऑप्शन आपको मान लो दे देगा यहां पे कुछ भी लिख लो 3AD इज इक्वल टू √11AB। इस तरीके से तो सही क्या मारोगे, सोच के जवाब देना, बिना सोचे जवाब मत देना। तो कहोगे सर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, क्यों? तो ये जो चीज रिजल्ट हमने प्रूफ किया है सर, इस रिजल्ट को थोड़ा सा देखिए। 9AD² बराबर 7AB² है सर। ठीक है, तो मैंने इस टाइप की चीज को कैसे सॉल्व करना आपको सिखाया है। या तो आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हो, या दूसरा तरीका इसको इधर बुला लो, a² - b² पे ब्रेक कर दो और उस तरीके से सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो कहोगे सर 2 सोल्यूशन आएंगे। एक आएगा सर यहां से 3AD बराबर √7AB, और दूसरा सोल्यूशन आएगा सर 3AD बराबर -√7AB। अब कॉमन सेंस की बात है सर, ये AD/AB क्या है, ट्रायंगल के साइड से, ज्योमेट्रिकल फिगर के साइड से, जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, यानी ये वाला सोल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा, ये सही सोल्यूशन होगा, यानी इसके हिसाब से ये मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा सर।
तो कोई जरूरी नहीं है सीधे सीधे आपसे पूछ दे, ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है, या हो सकता है रेशियो फॉर्मेट में पूछ दे। कैसे देखो सर, रेशियो फॉर्मेट में पूछेगा, हो सकता है आपसे यहां से ऐसे पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 मान लो दे देगा AD बाई AB बराबर, मान लो आपको दे दिया √11/4। दूसरा ऑप्शन AD बाई AB बराबर, यहां पे मान लो आपको दे दिया √13/2। तीसरा ऑप्शन क्या दे देगा, ध्यान से सुनिएगा, तो ये तीसरा ऑप्शन दे देगा AD बाई AC बराबर, आपको दे देगा AD बाई AC बराबर √7/3। और चौथा ऑप्शन AD बाई AC बराबर मान लो √11/3। क्या सही मारोगे? अगेन सोच के जवाब देना, सीधा सवाल नहीं पूछा है मैंने। क्या जवाब दोगे? कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों? ध्यान से सुनिएगा सर, यहां से समझ में आ रहा है कि AD डिवाइडेड बाई AB क्या हो जाएगा, √7/3। अब कहोगे सर यहां तो AD बाई AC है। अरे भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल है, AB बोलू मैं, AC बोलू मैं, BC बोलू, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल हो गया, बोर्ड एग्जाम में इतना टफ नहीं पूछेगा। ये जो मैंने आपको MCQ का फॉर्मेट बताया ये कंपटीशन लेवल पे चला गया है सर, ठीक है। आपके बोर्ड में आएगा तो बिल्कुल सिंपल आएगा, बिल्कुल इसी तरीके से पूछेगा, अगर आएगा तो इसी तरीके से आएगा। अब चूंकि एक स्पेशल फिगर के लिए रिजल्ट है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए रिजल्ट है, तो थोड़ा सा मैं कहूंगा सर कि बोर्ड के लिए ये MCQ इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधे आप दिमाग में रख सकते हो कि ट्राइसेक्शन वाला सवाल रहेगा, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ट्राइसेक्शन की बात होगी, तो जो ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट रहेगा उसको आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स से ज्वाइन कर देगा। ज्वाइन करने के बाद यहां पे जो रिलेशन आता है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड में और आपकी उस ज्वाइंट लाइन के बीच में आता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। फटाफट चीजों को यहां पे नोट डाउन करो। तो एक लेंदी सवाल, एक अच्छा सवाल, बहुत सारी चीजें सीखने वाला सवाल, तो मैं उम्मीद करूंगा जितना भी कुछ मैंने आपको पढ़ा वो क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं। अगर लग रहा है कहीं पे कोई डाउट है तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होगा, MCQ का दूसरा जो लेक्चर होगा वो आपके 3 दिन के अंदर अंदर मैं लॉन्च कर दूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हर चीज पे काम चल रहा है। देखो आराम आराम से आप पढ़ो, सिलेबस की चिंता अगेन मैं कहूंगा आप लोग मत करो, मुझ पे छोड़ दो। टाइम से आपका पूरा सिलेबस करवाने की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने ली और मैं करवाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो यहां पे आप लेक्चर को एंड करते हैं, तो अपना प्यार और सपोर्ट हम इसी तरीके से बनाए रखें। इसी नोट के साथ लेक्चर को खत्म करते हैं सर, थैंक यू।